रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जूरिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मुश्किल पेश आती है लोगों को। अभी भी लोग आ रहे हैं। हाँ, इसमें इसलिए मुश्किल पेश आती है लोगों को क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट से अलग है, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और हम लोगों को चाहिए या तो सही या तो गलत। लेकिन जूरिस एक ऐसा सब्जेक्ट है न इसमें कुछ सही है न गलत है। जिस जूरिस्ट ने जो बातें बोली हैं सभी बातें सही है, किसी के बात को हम गलत नहीं कर सकते हैं और हमको सभी की बातें पता होनी चाहिए और हमको उनके सभी बातों को लिखना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं आप सबको बता दूं कि एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और मोबाइल फोन को अगर आप देखते हैं, आप लोगों तक आवाज जा रही है अच्छे से तो नहीं? ऑडिबल बताइएगा आप लोग। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? चलिए, तो आ गया एक लाइक। चलिए, जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे जूरिस्ट अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, देखते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग एक मोबाइल फोन देखते हैं तो किसी के लिए ड्रीम 11 खेलने का सोर्स है, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, और किसी के लिए ये बर्बाद करने का सोर्स है, लोग रोड पे आ जाते हैं। और मोबाइल किसी के लिए लाइफ है, लोग एक दूसरे से लाइफ पार्टनर तक पहुंच जाते हैं मोबाइल से। और किसी के लिए मोबाइल जो है वो पबजी खेल के पैसा कमाते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए मोबाइल एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रकार जूरिस्ट ने भी अलग अलग तरीके से चीजों को बताया है, समझाया है। चीजें एक ही थी लेकिन वो अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार चीजों को देखा और चीजों को बताया। आप लोगों को समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग बताइएगा। तो चीजों को देखा, समझा और बताया, और उनके देखने का नजरिया उनके समाज के अनुसार वैरी करता है और उनके कंडीशंस के अनुसार, और वो किस प्रकार से पले बढ़े और कैसे उन्होंने समाज को देखा, उसी को उन्होंने बताया है। अपने उन्होंने जो भी थॉट दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मली लॉ को अगर सीधा सीधा एक शब्दों में कहा जाए, लॉ इज मेड टू कैटर द नीड ऑफ सोसाइटी। तो लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी के नीड को पूरा किया जा सके। उदाहरण के तौर पे पहले एलजीबीटी राइट नहीं थे, लेकिन अब एलजीबीटीक्यूआर राइट उनको दे दिया गया है, क्योंकि समय के अनुसार जब नीड आई तो लॉ बन गया। तो जैसे जैसे समाज में नीड होगी वैसे वैसे लॉ बनते रहेगा। तो जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है कि जूरिस्प्रूडेंस हम पढ़े नहीं क्यों। सबसे पहला हमारे मन में आता, अभी भी लोग आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे मन में सवाल ये आता है कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़े क्यों। जूरिस्प्रूडेंस इसलिए पढ़े क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के लॉ होते हैं और अलग अलग लॉ में अलग अलग चीजें फॉलो होती हैं। तो हमें अगर लॉ को अच्छे से समझना है तो हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एडवोकेट, जज या लॉ के फील्ड में आगे जाते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग लॉ को कंपेयर कर सके। और हम लोग लॉ को तभी कंपेयर कर सकेंगे जब दूसरे देश के लॉ को हम लोग समझेंगे। जैसे कि सिविल लॉ, कॉमन लॉ और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लॉ चलते हैं, तो उन लॉ को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस है क्या? जूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार की हम इसको फिलॉसफी कह सकते हैं। लॉ की एक फिलॉसफी है जिसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में फिलॉसफी होती है। आपको पता होगा कि लोग प्रोफेसर बनते हैं तो उनको पीएचडी की डिग्री मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के जानकार हो गए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। इसी के लिए लॉ की एक अलग फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग अगर इसको हम लोग आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कभी भी समझ नहीं सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम लोग ध्यान दे के समझे तो हमारे बचपन से ही जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग स्कूल जाते थे, उसी प्रकार जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल है। स्कूल में अलग अलग टीचर आके बताते थे। मान के चलिए आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते थे, वो अलग अलग तरीके से उसी चीजों को समझाते थे। तो उसी प्रकार स्कूल में अलग अलग जूरिस्ट आएंगे और आपको एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से बताएंगे और चले जाएंगे। तो सबके बताने का तरीका अलग अलग होता था। उसी प्रकार से इसमें भी सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग चीजें बताते हैं। जब वो बताते हैं तो उसमें कुछ जागरन्स के इस्तेमाल करते हैं। जागरन्स वो होती है जो
एक प्रकार का टर्म होता है जो फिलोसफिकल होता है, और वो टर्म आपको समझने के लिए उस जागरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज कैसे होगी? तो अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग प्रकार के वर्ड बोले होंगे, उस वर्ड को आप अगर नोट करेंगे और नोट करने के बाद उस वर्ड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वो इस्तेमाल करते थे। तो नॉर्मली 50 से 60 जागरेंस है जो जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो जूरिस्प्रूडेंस आपको समझना आसान हो जाएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो मैं आपको बता रहा था कि बचपन में लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं तो स्कूल में टीचर मिलते हैं, उसी प्रकार जूरिस्प्रूडेंस में आप जाएंगे अलग अलग स्कूल मिलेगा, और स्कूल भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई सरकारी स्कूल होता है, कोई प्राइवेट स्कूल होता है, कोई आईसीएसई स्कूल होता है, कोई सीबीएसई स्कूल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी अलग अलग प्रकार के स्कूल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसी प्रकार से अलग अलग स्कूल है और अलग अलग स्कूल के अलग अलग टीचर होते हैं। इसी तरह से अलग अलग यहाँ जूरिस्ट है, और जूरिस्ट में अलग अलग अपने पॉइंट को भी होता है। स्कूल में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? स्कूल में हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़कर देखना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ के देखेंगे तभी जूरिस्प्रूडेंस को हम आसानी से समझ सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Am I audible to everyone? हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? कुछ बोल नहीं रहा। जी भैया आ रही है, एकदम आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है। तो समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ स्पर्श बोलिए, हाँ स्पर्श जी बोलिए। भैया भाई मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी तो काफी कम दिन रह गए ना, तो ऐसा करा दो कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4-5 टॉपिक जो बता दो जो आएंगे ही, ठीक है? मतलब उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो फंस जाए, वो करा दो बस। वो तो मैं बता ही, वो तो मैं बता, मैं समझ गया, मैं वो तो बता ही रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमको अच्छी इमारत खड़ी करनी है तो हम लोगों को बेस पता होना चाहिए ना। माइक ऑफ कर लीजिए, विकास ने तो आवाज की होगा लोगों को। हाँ विकास जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बोलना है तो बोल लीजिए और उसके बाद माइक ऑफ कर लीजिए। बोलना है आपको, बोलिए। हाँ जी भैया, बोलना था कि वही टॉपिक थोड़ा बता देते तो एग्जाम बढ़िया से चला जाता है। हाँ सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन मैं पहले ये बता रहा था कि पहले हम लोग जाने तो कि कौन सा सब्जेक्ट है। जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कोई हमारा दुश्मन है, उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग दुश्मनी मान लेते हैं जिसको छक्का छुड़ाना है, तो हम लोग उस दुश्मन के बारे में उसके पॉजिटिव और निगेटिव को जानेंगे तभी तो उस दुश्मन से अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं काशी आप? जी इसी भैया वजह एकदम। तो इसी वजह से मैं आप सबको सबसे पहले मैं बेस बता रहा हूँ कि इस तरह से जूरिस है, जूरिस इसलिए बनाया गया है और जूरिस का ये काम है। उसके बाद हम लोग जूरिस को आसानी से समझ सकेंगे और उसके थॉट प्रोसेस को समझ सकेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो उसके आगे की कहानी समझ जाते हैं कि हाँ इस मूवी में ये हो सकता है। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि हम ताकि लोग उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड सारा पता हो जाता है। हाँ बस, तो मैं वही हिस्ट्री बैकग्राउंड और आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। एग्जाम में अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे और 5-6 पन्ना आप आराम से लिख सकते हैं। आपका पेन नहीं रुकेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बस आप लोगों को ध्यान से सुनते रहना है क्लास में। अभी तक मैं बताया कि जूरिस में आप लोगों को कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। पूरा आया भैया, पूरा एकदम। चलिए तो अच्छी बात है, मतलब मेरा पढ़ाना सही है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो मैं बता रहा था, मैं आगे चलता हूँ, ले चलता हूँ धीरे धीरे सब टॉपिक पर। मैं आप लोगों को धीरे धीरे ले चलूंगा, मैं सीढ़ी पर चढ़ाऊंगा धीरे धीरे, आप लोगों को हाथ उंगली पकड़ के चढ़ाऊंगा ताकि आप लोग घबराए ना और आराम से अपने सफर में मंजिल को पा जाए, ठीक है? और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें और साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस को समझ जाएं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में मैं बता रहा था कि स्कूल में जैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ का सकते, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ तो बंद कर लेते हैं भैया। हाँ तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट जैसे बचपन में पढ़ते हैं, तो वो उसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस को हम लोगों को समझना है और देखना है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस हम लोगों को
लॉ को इंटरप्रेट करने का सिखाता है कि हाउ टू इंटरप्रेट लॉ। उदाहरण के तौर पे हम इससे क्वेश्चन करना सीखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं कि व्हाट एक्चुअली लॉ इज, लॉ आखिर हो कैसे सकता है और लॉ क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं एक केस बताऊंगा और इस केस में आप सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, इससे आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलेंगे, तो केस ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इस तरह से काफी कम लोग जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ाते होंगे और कम टाइम में मैं आप लोगों को आज बहुत बड़ा तरीका सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप जूरिस्प्रूडेंस को सीख सकते हैं और आप एग्जाम में भी इस तरह के इस्तेमाल करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक केस आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। दो लोग थे, एक लड़की और एक लड़का, कपल थे। दोनों लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और लड़के की कहीं शादी हो गई। अब लड़की की शादी होने की बारी आई तो लड़के ने जो उसका फियांसे था जिससे शादी होने वाली थी, उसको लड़के ने कॉल करके कहा कि जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है वो तो मेरे साथ रात बिता चुकी है, मेरे साथ सब कुछ कर चुकी है। तो ऐसा कहने के बाद उस लड़की की जो शादी थी वो टूट गई। शादी क्या हुई? टूट गई। और उसके पिताजी ने काफी ज्यादा लोन ले रखा था और उसके पिताजी का बहुत ज्यादा मान सम्मान को आहत हुआ और बहुत ज्यादा समाज में परेशानी हुई। तो क्या उस लड़के ने कोई लॉ ब्रेक किया? उस लड़के को सजा मिल सकती है। आप अगर एडवोकेट होते तो कैसे सजा दिलाते? तो इसमें जो आप लोग अपने माइंड से क्वेश्चन करेंगे और जो आप इंटरप्रेट करने का कोशिश करेंगे लॉ को, यही जूरिस्प्रूडेंस है। तो आप लोग करने की कोशिश करिए। तब तक मैं एक चीज बता देता हूं, दो चीज होती है लॉ में, एक होता है द लॉ और एक होता है लॉ। द लॉ का मतलब होता है एज अ होल, हम लोग किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वही होता है द लॉ। और जूरिस्प्रूडेंस हम लोगों को द लॉ सिखाता है एज अ होल। जैसे उदाहरण के तौर पे रेप जो है वो हर समाज में बैन होगा और रेप के लिए हर एक जगह कानून होगी और सब कोई भी रेप करता है तो उसको सजा मिलेगी, जेल होगी। तो जो रेप हो गया वो द लॉ हो गया, क्योंकि इसके लिए सभी जगह एक ही चीज है कि सजा होगी। और रेप का इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग है, इंडिया में पेनिट्रेट्स के अलावा बाहर से भी कोई चीज हम अगर प्राइवेट पार्ट में वुमेन के डालते हैं तो वो रेप कहलाएगा। तो अलग अलग, पाकिस्तान में सिर्फ पेनिट्रेट्स लिखा हुआ है। तो समाज के अनुसार जिसको जहां जहां जो जरूरत होती है उसी जरूरत के अनुसार उस चीजों को वो फॉलो करते हैं। वो होता है हमारा लॉ। तो ये डिफरेंस होता है द लॉ और लॉ के बीच। तो द लॉ होता है जिसे द डेथ के बारे में कहा गया, तो डेथ है वो स्पेशल किसी डेथ के बारे में आईपीसी में बता रहा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें बताइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं? अगर हम लोग एडवोकेट होते तो किस प्रकार से हम उसको न्याय दिलाते? क्या हम उसको जेल करा सकते हैं? क्या हम उस लड़के को फाइन करा सकते हैं? आप लोग अपने माइंड में जाइए और उसको खोजने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे तभी आप लॉ को सीख पाएंगे और जूरिस्प्रूडेंस को समझ पाएंगे और जूरिस्प्रूडेंस आपके लिए आसान लगेगा। कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज करके बताइए जो मैंने क्वेश्चन बोला था उसका आंसर। हाँ विकास सिंह जी बताइए। भैया उसके खिलाफ राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट उसके खिलाफ शूट कर देंगे। अच्छा जी, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ शूट कर देंगे तो कैसे सजा दिला देंगे? कौन सा सजा मिलेगा थोड़ा बताइए। भैया उसको एक तो पहला आईटी एक्ट और क्या बोलते हैं उसको, डेफेमेशन और ये 90 वाला में लेके जाएंगे उसको। और फिर आर्टिकल 21 के खिलाफ भी जा सकते हैं लड़की के। और कोई बताना चाहेगा? तो चलिए विकास जी आपने अच्छा ट्राई किया है, मैं बताता हूँ। और कोई बताना चाहेगा? जी भैया बताइए। और लोगों को ट्राई करने दीजिए, तभी तो सीखेंगे। लॉ एक ऐसा क्लास है जिसमें सभी लोग डिस्कस करके ही सीख सकते हैं। हमारे कॉलेज जैसा नहीं कि प्रोफेसर आए, आई एम हिटलर, मैं चलाऊंगा डंडा और क्लास में चलेगा मेरा ही फंडा, बोलते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार से लॉ न सीखा जा सकता है और न सीखा गया है आज तक। तो लॉ में डिस्कशन जरूरी है। आप लोगों को भी कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। दो लोग कोई भी वॉलंटरली हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। किसी को भी बताना है, गलत सही लॉ में होता है। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक सही नहीं सीखेंगे। किसी को भी बताना है? विकास जी ने तो बता दिया। और किसी को? सपना जी डिफेमेशन बता रही हैं। चलिए मैं बता देता हूँ जो आप लोग बताओ। और किसी को कुछ बताना है?
तो ये डिफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि बात सच्ची है, उसके पास भी, लड़के के पास प्रूफ होगा, वीडियो फोटो रखा होगा, तो डिफेमेशन का केस नहीं हो सकता है। और आप राइट टू प्राइवेसी के लिए कह रहे हैं सजा दिला देंगे, तो राइट टू प्राइवेसी में रीट हो सकता है। कौन सा रीट से आप सजा दिला सकते हैं विकास जी, आप बताइए। इस प्रकार से लॉ को सीखते हैं, बताइए विकास जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। ये एग्जैक्ट सेक्शन तो मतलब अगर रीट का प्रोविजन उतना मालूम नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाईकोर्ट चले जाएंगे डायरेक्ट। वो तो चलेगा, लेकिन 5 ही तो रीट है हमारे पास, किस रीट में आप सजा दिलाएंगे राइट टू प्राइवेसी में? को वारंटो के व्हाट इज योर अथॉरिटी वाले एक्ट से। व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये को वारंटो किसके लिए है? ये प्राइवेट अथॉरिटी ये के तो लिए है कि पब्लिक सरकारी? ऑफिशियल के लिए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कैसे लग जाएगा, आप ही बताइए। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बता प्रोहिबिशन रहे के लिए हैं। कर सकते हैं कि तो आप ऐसा ना करो। आप प्रोहिबिशन का पढ़े हैं? प्रोहिबिशन क्या प्राइवेट अथॉरिटी के लिए है या गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, आपने पढ़ा है? पढ़ा तो था भैया। हाँ, तो वो प्राइवेट अथॉरिटी के लिए नहीं है। अच्छा जी ठीक है, फिर आप ही बता दो। तो यही होता है क्वेश्चन इनटू लॉ, ऐसे हम लोग लॉ सीखते हैं। विकास जी ने अच्छा कोशिश किया है बताने का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस पर कोई भी रीट नहीं लगा सकते हैं। हम लोग लीगल राइट में जा सकते हैं टॉर्ट में, कि किसी का लीगल राइट का हनन हुआ है, और उसमें थोड़ा साबित करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक इंसान का राइट है कि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। तो लीगल रिमेडी दिला सकते हैं, या हम लोग आईपीसी में थोड़ा बहुत कोशिश करें तो अटेम्प्ट टू डिफेमेशन में करा सकते हैं, लेकिन डिफेमेशन तो है नहीं, तो अटेम्प्ट टू डिफेमेशन भी नहीं लगेगा। इसीलिए सेक्शन 511 में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि हम लोग टॉर्ट में जाएं और लीगल रेमेडी दिलाने की कोशिश करें कि किसी भी इंसान का जो है वो लाइफ को अनसेटल किया गया है और लाइफ में बहुत ज्यादा बाधा परेशानी आई है, तो इसमें लीगल रेमेडी हो सकती है टॉर्ट में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा इसको प्रूव कर पाना। लेकिन इसमें दिलाया जा सकता है, नॉर्मल नहीं दिलाया जा सकता है। तो आप लोगों ने अपने माइंड पर जोर डाला, कोशिश किया, आपने डिफेमेशन बताया, आपने आर्टिकल 21 बताया, राइट टू प्राइवेसी बताया, तो अलग अलग प्रकार से आपका माइंड जो है वो एक्टिव हुआ और चीजों को खोजने का प्रयास किया। तो जो आप क्वेश्चन इनटू लॉ कर रहे थे, जो लॉ को सीखने का प्रयास कर रहे थे, लॉ के बारे में जो सोच रहे थे, अपने माइंड में जो आप जा रहे थे और उसको बार बार टटोल रहे थे, यही टटोलने का प्रोसेस हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस सिखाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी कैसे कुछ कहना है भैया? पहले पास होने के लायक करा दो प्लीज। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए जरूरी था, जो हम लोग समझ सके, ताकि लॉ को हम लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे। काफी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और तो अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कि इसका आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में, वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का क्वेश्चन आता है। जॉन ऑस्टिन से बहुत ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को प्यार है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में जॉन ऑस्टिन ने उनको 1 करोड़ रुपए घूस दिया था, इसीलिए जॉन ऑस्टिन का क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं। तो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी आती है, तो मैं आप लोगों को जॉन ऑस्टिन की थ्योरी बता देता हूं। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो काफी आसानी से जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को लिख सकते हैं, और आप एग्जाम्स में नहीं डरेंगे। तो पहले तो जॉन ऑस्टिन को समझते हैं, जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन थे कौन। जॉन ऑस्टिन ऐसे समाज से आते थे, मैंने क्या बताया था कि जो जिस समाज में रहेगा उसी के अनुसार सोचेगा। तो जॉन ऑस्टिन ऐसे समाज में रहते थे जहां पर आर्मी प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो आर्मी में क्या होता है आपको, हाँ विकास जी थोड़ा अपना माइक ऑफ कर ले, नहीं तो इको हो रहा होगा लोगों को। हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जॉन ऑस्टिन जिस समाज में रहते थे वहां पर आर्मी प्रोफेशनल की जो बहुत ज्यादा जोर शोर था। तो वहां पर आर्मी का क्या होता है, आर्मी को कमांड दिया जाएगा और उस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जॉन ऑस्टिन ने अपने जो थ्योरी को कमांड थ्योरी नाम दिया है, क्योंकि उनके समाज में वही घटनाएं घट रही थी। और कमांड थ्योरी में क्या होता है, एक सॉवरेन होता है, एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं जिसको उन्होंने सॉवरेन बता दिया, और उनके बातों को सबको मानना पड़ता है। वो बोलेंगे कि अभी सुबह है तो सुबह है, रात है तो रात है, वो कहेंगे दाएं घूम तो दाएं घूम, बाएं घूम तो बाएं घूम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, क्योंकि उन्होंने यही देखा था अपने समाज में, और इसी को उन्होंने एक अपना थ्योरी बना दिया, और इसके लिए अपने थ्योरी का नाम उन्होंने दिया कमांड थ्योरी। अब आपको समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को जो भूमिका बांध रहा था, क्यों बांध रहा था, अभी कैसे समझ में आ रहा है आपको? हेलो,
क्यों मैं बता रहा था सोसाइटी के बारे में, अब समझ में आया ना? इसीलिए मैं बता रहा था कि जॉन ऑस्टिन को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब समझ में आ रहा है ना कि जॉन ऑस्टिन जो समाज में देखे उसी को बता दिया, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। अब क्लियर है आप लोगों को? ये बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके या चैट में लिख के, बताइए। जी भैया जी, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जॉन ऑस्टिन ने था दो चीज बताया था, एक पॉजिटिव लॉ बताया था और एक पॉजिटिव मोरालिटी बताया था। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पॉजिटिव लॉ को उन्होंने कहा था लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, यानी लॉ जिसको हम प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि हाँ यही लॉ है। तो उन्होंने ये लॉ को ऑथोरिटी के आधार पर बताया था कि ये जो है आपका ऑथोरिटी है, इससे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये ऑथोरिटी है, ये पावरफुल है और इसके बातों को आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया था कि जो सॉवरेन होगा उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्क होगा और उसका निगेटिव मार्क नहीं होगा। और उन्होंने बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर दो प्रकार का ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है जनरल ऑर्डर या जनरल कमांड और दूसरा होता है स्पेशल कमांड। तो जनरल कमांड जो होता है वो सदा सदा के लिए लागू हो जाएगा, एक बार वो जो बोल दिया सो बोल दिया, अब उसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हैं। और ऑस्टिन का ये कहना था। और स्पेशल कमांड होता है जो किसी टाइम के लिए होता है। और कहा गया है कि ऑस्टिन ने कहा था कि अगर आप लॉ को नहीं फॉलो करेंगे तो आप पर लगेगा सैंक्शन, आप पर चलेगा डंडा और तभी क्लियर होगा आपका फंडा, यानी आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती किया जाएगा कि आपको ये मानना है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके साथ कार्रवाई किया जा सकता है, आपके साथ धुलाई किया जा सकता है, आपको बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना मेंटल टॉर्चर किया जा सकता है अगर आप सॉवरेन की बातों को नहीं मानते हैं। तो दो प्रकार की चीजें थी, एक था जनरल कमांड और एक था स्पेशल कमांड। तो नोटबंदी क्या है, जनरल कमांड है या स्पेशल कमांड है, कोई बताएगा? जनरल कमांड है भैया। हाँ सही है, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए लागू होता है। और अगर कहा जाए कि 10 बजे प्रोग्राम है कल LC2 का, हमारे फेयरवेल प्रोग्राम, ये कौन सा कमांड हुआ? सभी लोगों को आना है। ये स्पेसिफिक कमांड है भैया, LC2 वालों के लिए सिर्फ। हाँ स्पेसिफिक कमांड है, तो स्पेसिफिक कमांड को ही स्पेशल कमांड बोलते हैं। चलिए, तो ये किसी लोगों पर लागू होता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों पे। तो ऑस्टिन के अनुसार सॉवरेन क्या है? तो ऑस्टिन के अनुसार जो पूछ रहे हैं सवाल, ऑस्टिन के अनुसार सॉवरेन वही है जिसका कोई निगेटिव मार्क न हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्क हो, यानी उसके ऊपर कोई न हो, वो जो बोल दे वो मानना पड़ेगा। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग सॉवरेन कह सकते हैं? कोई बताएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल कर रही थी तो क्या वो सॉवरेन थी? बताइए, कोई भी बता सकता है, जरूरी नहीं कि विकास जी ही बताएं, सभी लोग बताएं। सब पढ़े सब आगे बढ़े, मेरा ये नारा है। राहुल यादव जी लिख रहे हैं यस, नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी सॉवरेन नहीं था क्योंकि उसके ऊपर कोई था ऑस्टिन के अनुसार, क्योंकि उनके ऊपर एक निगेटिव मार्क लगा हुआ था, पॉजिटिव मार्क नहीं था, उसको कोई रोकने वाला था, टोकने वाला था, इसीलिए वो सॉवरेन नहीं था। समझ में आया? तो सॉवरेन तभी हम उसको कह सकते हैं जब उसके ऊपर कोई न रोकने वाला हो न टोकने वाला हो, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ साथ पॉजिटिव मार्क हो। यही ऑस्टिन का थ्योरी था। क्लियर है आप लोगों को? बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। हेलो, यहां तक में कोई डाउट? ऑस्टिन अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऑस्टिन का कहने का मतलब ये था कि ऑथोरिटी पर होगा, और ऑथोरिटी दो प्रकार से हो सकती है। ऑथोरिटी होगा जो दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक हो सकता है जो ह्यूमन के द्वारा दिया जाए, इंसान के द्वारा इंसान को दिया जाए, या तो बोल के दिया जाए, या तो लिख के दिया जाए, या बना के रूल एंड रेगुलेशन दिया जाए, या सिंबल से बताया जाए। ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन को द्वारा जो रूल बनाया जाए ऑथोरिटी द्वारा, वो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड होगा, यानी उसको लॉ मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और दूसरा होगा भगवान के द्वारा, क्रिएचर के द्वारा बनाया, भगवान के द्वारा क्रिएचर के लिए, हम आम इंसान के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया होगा उसको फॉलो करना होगा। भगवान के द्वारा कैसे हमको पता चलेगा? वो उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा होगा, महाभारत में लिखा होगा, रामायण में लिखा होगा, बाइबल में लिखा होगा, कुरान में लिखा होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा होगा। तो इस तरह की चीज जो लिखा गया होगा भगवान के द्वारा स्क्रिप्चर्स में, इसको भी ऑस्टिन ने क्या माना था? गॉड ने जो दिया था उसको भी ऑस्टिन ने लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड माना था, यानी ये जो है ये प्रॉपर लॉ है ऑस्टिन के अनुसार।
ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन के द्वारा लॉ बनाए गए होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन के द्वारा जो लॉ बनाए गए होंगे वो सॉवरेन के द्वारा बनाए जाने चाहिए, और ये जो लॉ है वो ऑफिशियल होने चाहिए, इसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बताया था। उसके बाद तो ह्यूमन के द्वारा और किस तरह से लॉ बनाए जा सकते हैं, तो ह्यूमन के द्वारा कॉमन लॉ बनाया जा सकता है जो सब पर लागू हो, और कॉमन लॉ जो है वो जजेज बना सकते हैं, और जजेज की जो अथॉरिटी होगी वो सॉवरेन होगी। उदाहरण के तौर पे हम इसको इंडिया से इंटरप्रेट करके एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 141 स्टेयर डिसाइसिस, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होगा बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होगा। तो ये सॉवरेन के द्वारा जो जजेस के द्वारा जैसे कि विशाखा गाइडलाइन बना दिया गया, अब इसको सभी को फॉलो करना है क्योंकि ये अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है और ये कॉमन लॉ है और ये पावर है सॉवरेन का। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर पड़ेगा सैंक्शन और आप पर पड़ेगा डंडा और आपको जाना पड़ेगा जेल, जल्दी नहीं मिलेगा आपको बेल और आपका सारा जो परिश्रम है वो हो जाएगा फेल। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है कि लॉ सेट बाय प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है जिससे लीगल राइट फॉलो हो सके। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बनाते हैं तो प्राइवेट पर्सन के द्वारा है और किसी के लीगल राइट को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है, तो इसको भी हम लोग लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड कर सकते हैं जॉन ऑस्टिन के द्वारा कि प्राइवेट पर्सन कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा जो उसी के लिए लागू होगा और जिससे लीगल राइट जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉ सेट बाय प्राइवेट पर्सन इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट की अच्छे से पूर्ति हो सके इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड ऑस्टिन की लैंग्वेज में। अब हम आएंगे पॉजिटिव मोरालिटी की तरफ, लेकिन आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये आप लोग बताइए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक समझने में? चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर करके लिख के डायग्राम बना के बुझाना क्लियर करूं कि ऐसे सुनने में आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या मैं कनेक्ट करूं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन डायग्राम बना के बताऊं? चलिए ठीक है, लोग लिख रहे डायग्राम बनाने के लिए, तो मैं भी कनेक्ट कर ले रहा हूं अपना स्क्रीन। एक सेकंड आप लोग जाइएगा। तो इतना में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को ऑस्टिन समझ में आ रहा है या नहीं ये बता सकते हैं। इस तरह से ऑस्टिन आप लोगों को आज तक क्लास में पढ़ाया गया था या नहीं ये भी बता सकते हैं। क्लास में समझ में आया था ऑस्टिन? आप लोग किन किन को क्लास में नहीं समझ में आया था आप लिख सकते हैं चैट में। और अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। हेलो, आप लोग बताइएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं पढ़ा अच्छा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा। तो टीचर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा बच्चे सपोर्ट करे। तो आप लोग सपोर्ट करें। और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो मैं भी आप लोगों की तरफ पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और PIC सर इज ऑलवेज वॉचिंग योर मीटिंग। ऑस्टिन के टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये बता दो। ऑस्टिन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑस्टिन के थ्योरी को आप डिमोरलाइज करिए, यानी उसकी थ्योरी के खिलाफ आप बातें लिखिए। तो उनके जो थ्योरी को जिन्होंने डिमोरलाइज किया होगा, जो उसके खिलाफ बातें किया होगा, उसके थ्योरी को लिखना होगा। और ऑस्टिन का कमांड थ्योरी लिखने को आता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑस्टिन में ज्यादातर। तो ऑस्टिन के तो PIC सर जो है वाचिंग मीटिंग PIC सर पढ़ाते हैं ये ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसलिए ये लोग ऐसा लिख रहे हैं। चलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तब तक एक सेकंड आप लोग रहिएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक में कुछ पूछना है भैया, एक बार सब टॉपिक बता दो आप, फिर 1 by 1 डिस्कस करना। भाई शॉर्ट नोट्स हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो शॉर्ट नोट्स ठीक है, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। आप लोग को मैं क्लास खत्म होने के टाइम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या अभी चैट में दे देता हूँ, तो टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि लोग अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ऑस्टिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आके उन्होंने ये बात कही थी। और कोई भी इंसान अगर कोई भी बात को पहली बार बोलता है
तो उसको मान सम्मान इज्जत मिलता है। तो ये कोई अलग बात नहीं बोले थे कि कमांड होगा 100 दिन का, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये आम बात है, ये होता रहता था आर्मी में और इधर उधर। लेकिन इस बातों को उन्होंने आकर लोगों को बताया और इसको उन्होंने समझाया। इसके वजह से इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी और इनका एक बुक छपा था मरने के बाद, इसके बाद ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए। तो इनका कौन सा बुक छपा था आप लोगों को मालूम है? किसी को मालूम है तो बताइए। द प्रोविंसेस डिटरमाइंड। सही बताया, बिल्कुल सही बताया, द प्रोविंस ऑफ डिटरमिन्ड इनका बुक था और ये मरने के बाद इनका पब्लिश हुआ था और मरने के बाद फेमस हुआ था। जब तक ये जिंदा थे तब तक इनको उतना मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद बहुत ज्यादा इनको मान सम्मान मिला था और ये बुक इन्होंने 1832 में लिखा था। ठीक है, तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड आप लोगों के लिए, तो एक सेकेंड। तो आप लोगों को जॉन ऑस्टिन का तब तक मैं थ्योरी आगे बताता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड कनेक्ट होता है। तो दूसरा है इनका पॉजिटिव मोरालिटी जिसको बोलते हैं, और इसको ये लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड कहते हैं। मतलब कि ये इम्प्रॉपर लॉ है, इसको जरूरी नहीं है कि हम लॉ के कैटेगरी में डालें, और इसको ये लोग बोलते हैं, ये जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि ये लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग उसी अनुसार उसको जज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें इन्होंने लॉ ऑफ साइंस को रखा है, जो कि साइंस के द्वारा लॉ बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पे साइंस का लॉ क्या है? थंडरिंग होना। तो थंडरिंग होना उनकी वाइफ ने पब्लिक की थी। जी जी बिल्कुल सही कहा राहुल यादव जी ने। हाँ, तो लॉ ऑफ साइंस, साइंस का क्या लॉ है? थंडर स्टॉर्म होना। साइंस का लॉ क्या है? बारिश होना। साइंस का लॉ क्या है? मौसम चेंज होना। ये सारे साइंस के लॉ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माने या ना माने? तो इस तरह के साइंस के लॉ है, या इंसान भी साइंस से लॉ बनाता है, कोई भी चीज बनाता है, उदाहरण के तौर पे है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो इसमें जो भी लॉ है उसको हम लोग इम्प्रॉपर लॉ कहेंगे, और इसको मानने के लिए कोई हम लोगों को नहीं कह सकता है कि हम मानना पड़ेगा प्राइवेटली। उदाहरण के तौर पे कोई हम लोग को मना कर सकता है कि हम अपने घर के बिजली को न खोले और बिजली को हाथ से न छुए, नहीं मना कर सकता है, इसके लिए सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि ये साइंस के द्वारा बनाया गया लॉ है कि आप छुएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन यही अगर पब्लिकली अगर हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं और हम लोग उसको काटते हैं, गिरता है, तो सजा सुनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? जो साइंस के द्वारा जो लॉ है, रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, इसको इन्होंने इम्प्रॉपर में रखा था और कहा था कि इस पर आपका जो है सैंक्शन नहीं चलेगा, आपका इस पर डंडा नहीं चलेगा, और ये लॉ जो है वो किसी को आप मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बुक में लिखा है वो तो लिखा है, वो बोरिंग चीजें हैं, आप पढ़ते होंगे, समझ में आता होगा, नहीं आता होगा बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से उठा के चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें बहुत आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट की पीड़ा की स्टूडेंट कैसे समझ सकते हैं। संतोष भाई इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। जी हाँ, मैं रिकॉर्ड में लगा दिया हूँ, और गूगल मीट में एक टेक्निकल इशू कभी कभी आ जाती है कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं भूल गया था कि मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल में लगा लेनी थी, अब से मैं लगा लेता हूँ। बाकी उसमें भगवान से आप लोग दुआ करिए, अल्लाह जीसस क्राइस्ट वगैरह से, कि वो ऑडियो रिकॉर्ड अच्छे से हो जाए। ठीक है, और वैसे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल में लगा लेता हूँ, ताकि अगर फेल भी हो जाए तो मैं उस वीडियो में वॉइस अलग से डाल दूं। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, भगवान का दुआ करिए कि वो वॉइस रिकॉर्ड हो गया हो। नहीं तो गूगल मीट में थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी एक्सटेंशन से चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो गूगल मीट पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है जैसा जूम पे देता है। और गूगल मीट पे कराने का मेरा ये मकसद था कि बार बार कटे नहीं 40-40 मिनट पे, नहीं तो लोगों का माइंड डेविएट हो सकता है और लोग मतलब कंटिन्यूटी लोगों में नहीं बनी रह सकती है। इसी वजह से मैंने गूगल मीट पे शुरू किया था। हाँ बताइए विकास सिंह जी, क्या आपका पूछना है, डाउट है, बोलिए। विकास जी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। हेलो, पूछना भी बाई मिस्टेक टच हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो उसको लोअर हैंड कर लीजिए, ऑप्शन दे रहा होगा। तो मुझे लगता है पूछना है, अगर मुझे स्क्रीन पे बार बार दिखते रहता है ना, इस वजह से मैं बोल रहा था। तो मैं लो प्रॉपरली इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में बता रहा था। लो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को पॉजिटिव मोरालिटी भी कहते हैं, और मोरालिटी जो होता है वो हमारे इनर कंसाइंस पर डिपेंड करता है कि किसको सही करे। संतोष भाई इंपॉर्टेंट स्कूल करा देना सारे। जी हाँ करा दूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो इनर कंसाइंस पर हमारे डिपेंड करता है, हमारे जो भी हम सोचते हैं, जो हमारा इंटेलेक्ट पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सही है
क्या गलत है, उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोरालिटी। संतोष मोरालिटी सब्जेक्ट होती है ना? जी हाँ, होती है मोरालिटी सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लॉ है, लॉ एनालॉजी के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग के द्वारा डिसाइड करते हैं, इनके अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार, जो कि अनरिवील्ड रह गए हैं गॉड के द्वारा, गॉड उसको नहीं बता पाए हैं। कैसे नहीं बता पाए हैं? यानी उनके स्क्रिप्चर में ये सारी बातें नहीं आ पाई हैं, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि सही है या गलत है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोगों को दूसरों के लिए अपना टाइम देना चाहिए, अपना टाइम नहीं देना, अपने लिए सोचना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। पूरे आप पढ़िएगा कि दूसरे के बारे में पहले सोचो और अपने बारे में बाद में सोचो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? इसको भगवान के द्वारा हम लोग सोचते हैं कि इस तरह की थॉट दी गई होगी, तो भगवान के द्वारा ये अनरिवील्ड रह गई है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि नहीं भगवान भी ऐसा कहे होंगे, और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो भी मोरल्स है, जो हमारे नैतिकता है, जो चीजें हमको समझ में आती है कि मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, हम लोगों को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उदाहरण के तौर पे, ये सारी चीजें जो है इसको हम लोग मोरल रूल्स कह सकते हैं। कस्टमरी लॉ, जो कस्टम के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, जो चलते आ रहे हैं कि 7 फेरे लेने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, तो ये सारी चीजों को उन्होंने क्या माना था? उदाहरण के तौर पर जो कस्टमरी लॉ चलती आ रही है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी इनके अनुसार मोरालिटी है, और ये भी लॉ जो है इम्प्रॉपर लॉ है जॉन ऑस्टिन के अनुसार, कस्टमरी लॉ। और इंटरनेशनल लॉ को भी इन्होंने क्या बताया है? इंटरनेशनल लॉ को भी इन्होंने जो है मोरालिटी का आधार बनाया है, इसको भी प्रॉपर लॉ नहीं बताया है, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ वाले क्यों हम पर जोर जबरदस्ती डालेंगे, हम अपने जो भी चीजें हैं उसको चलाएंगे। भाई एक क्वेश्चन है, कस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बीच में रहेगा, कहीं स्पेशल व्हाट इज कस्टम करके क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता न करें। डिफाइन कस्टम अकॉर्डिंग टू ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ होगा, और उसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ कस्टम का क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, ठीक है। और जो लोग बाद में आ रहे हैं, चिंता न करें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका जो छूट गया है सो छूट गया, कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो डाउट रह जाएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर क्लास के लास्ट में भी दे दूंगा, चिंता न करें, व्हाट्सएप का नंबर, उससे आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप बता रहे थे कि अगला जो है, जो भी है लॉ, मैंने क्या कहा था, उसमें प्राइवेट पर्सन के द्वारा सेट किया जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा सेट किया गया हो और ये लीगल राइट के रिलेटेड न हो, इस लीगल राइट के बारे में डिस्कस न करता हो, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मोरालिटी में रखेंगे। तो ये जॉन ऑस्टिन के कमांड थ्योरी का जो थोड़ा सा एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक सेकंड, अब मैं तो आप लोग को मतलब, अब चलिए मैं अब मतलब ऑस्टिन का और भी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक से बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमको आ जाएगा, तो एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे 5 क्वेश्चन। पहले ये बता देता हूँ, फिर ऑस्टिन की थ्योरी को कंटिन्यू करता हूँ। क्या कहना है आप लोगों को? पहले टॉपिक बता दूं क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ऑस्टिन की थ्योरी को करूं, या पहले ऑस्टिन की थ्योरी को कंप्लीट कर लूं फिर टॉपिक बताऊं? अब बताइए, पहले टॉपिक बता दीजिएगा। चलिए, हैबिचुअल ओबीडिएंट क्या होता है? हैबिचुअल ओबीडिएंट का मतलब होता है कि जो हम लोग आदत हो गया है हम लोगों को बचपन से करने का, जैसे हम लोग आदत है ना कि हम लोग किसी भी चीज को सुबह सुबह मतलब जब उठते हैं, उठने के बाद पहले आंख मलते हैं, तो ये हम क्या है, इसके लिए हैबिचुअल ओबीडिएंट हो गए हैं। तो इस तरह की चीज, जो इंसान हैबिचुअली ओबीडिएंट है, उसको वो चीज करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसी को हम लोग हैबिचुअल ओबीडिएंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या हैबिट है, हम लोगों को हैबिट है कि राइट हैंड से लिखना है, क्या हैबिट है कि राइट हैंड से खाना ज्यादातर लोगों को, हम लोग क्या है, इसके लिए हैबिचुअल ओबीडिएंट है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार हैबिचुअल ओबीडिएंट का मतलब होता है कि, या और भी किसी जूरिस्ट के अनुसार उन्होंने ये सोच के लिखा होगा कि हैबिचुअल ओबीडिएंट का मतलब कि हम लोग अगर लॉ में जो बताया गया है, जो सॉवरेन के द्वारा या जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके लिए हमको हैबिचुअल ओबीडिएंट होना चाहिए, हमेशा हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, जब नहीं करेंगे तो हम पर चलेगा डंडा और हमको सजा सुनाया जाएगा। इसीलिए हैबिचुअल ओबीडिएंट के बारे में बात किया गया है। किन्होंने डाउट पूछा था, आपका क्लियर हो गया? कंचन यादव जी, हाँ जी, आपका क्लियर हो गया? हैबिचुअल ओबीडिएंट जो होता है वो एक प्रजा के लिए बताया गया है, सब्जेक्ट्स जो है उसके लिए बताया गया है, जो हम लोग है जनता है उनके लिए बताया गया है, उनको हैबिचुअल ओबीडिएंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो
यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये जॉन ऑस्टिन खत्म नहीं हुआ, ये मत समझ लीजिएगा कि जॉन ऑस्टिन खत्म हो गया, इस इतने में कैसे लिखेंगे। जॉन ऑस्टिन आप लोगों का अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी लोग आ रहे हैं, काफी लोग, बहुत देर से लोग आते हैं। चले कोई बात नहीं है, देर आया दुरुस्त है। तो आया तो ठीक है भाई। भाई साहिल राज पुरोहित भाई, 2 लिखने पड़ेंगे ना? हाँ, 2 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बता देते हैं आप लोग। और एक है विजुअल ओबीडियंट और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। जी हाँ, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी वो होता है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर आपके ऊपर है, आप पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं बना रहा है, आप इंडिपेंडेंट है, आपको जैसे इंडिया में है आर्टिकल 19 के थ्रू दिया गया है आप लोगों को राइट कि आप कर सकते हैं चीजों को जो लॉ एंड ऑर्डर को फेल ना करे, और आप धरना भी कर सकते हैं, और राइट टू स्ट्राइक भी जो है वो आप कर सकते हैं। और कोई भी चीज गलत लगे तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी है जहां पर आपको आजादी दी गई है कि आपको कुछ गलत लगे तो आप उसके खिलाफ सवाल दे सकते हैं, उसके खिलाफ आप उठा सकते हैं अपना आवाज। जैसे कि राइट टू स्ट्राइक जो है उसको हम लोग राइट टू सुसाइड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक करने से हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश हित में बहुत सारा काम किया है, तो इसी वजह से हम लोग जो है इस सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो लॉ कुछ नहीं है, लॉ एक कॉमन सेंस है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है और थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है तो जूरिस्प्रूडेंस को आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। बस जूरिस्प्रूडेंस में आपको उसके टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास का थोड़ा बहुत भी पता होगा, 2-4 लाइन, तो अपने लैंग्वेज में 4 लाइन को आप 30-40 लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए और उसको आप एलोबरेट कर दीजिए, किसी और लॉ से इंटरप्रेट करा दीजिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात हो रही है सॉवरेन की, तो सॉवरेन के बारे में हम लोग बता सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सॉवरेन ऐसा ऐसा था, लेकिन अभी के समाज में ऐसा नहीं है। इस तरह से आप इंटरप्रेट करके भी लॉ को एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा कि ये जो बच्चा है वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति है इसके पास और काफी ज्यादा सोचने की क्षमता है, लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा है, और जूरिस्प्रूडेंस आपको इंटरप्रिटेशन की ही स्किल सिखाता है। तो आप इंटरप्रिटेशन कर दीजिए एग्जाम में, देखिए आपका कितना अच्छा नंबर आएगा। लोग लॉ के एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस में खास करके रटते हैं, रटने के बाद वहां जाके छाप कर आ जाते हैं, चीजों को इंटरप्रेट करना भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस की ही बात लिख कर आ जाते हैं। अगर आप एक लॉ को दूसरे लॉ से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए एग्जाम्स में और खुद के लाइफ में, तो आपका लॉ का सफर काफी आसान हो जाएगा और आप काफी आसानी से लॉ को सीख सकते हैं और अपने लाइफ में यूटिलाइज करके एक अच्छे एडवोकेट, एक अच्छे जज और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे प्रवक्ता भी बन सकते हैं। संतोष, इंडिया में सॉवरेन तो सुप्रीम कोर्ट होगा ना ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव से? जी हाँ, ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को सॉवरेन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है स्टेयर डेसाइसिस आर्टिकल 141, ये भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सुप्रीम कोर्ट इज द सॉवरेन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन अंटिल इट हैज नॉट बीन बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ और लेजिस्लेचर। तो इस तरह से आप एग्जाम्स में ये सब लाइन लिख के अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोगों का इस क्लास में आना, टाइम देना जो है वो फ्रूटफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप लोग बताइए। हेलो, अली भाई आ गए। वाह अली भाई, काफी देर के बाद आप आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग को मिल जाएगा। तो जो लोग शुरू से हैं उनको मालूम चल गया होगा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो टफ सब्जेक्ट नहीं है, तो काफी आसान सब्जेक्ट है, उसको आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। संतोष भाई 4 मेथड्स भी बता देना इंटरप्रिटेशन के। कॉन्स्टिट्यूशन है सॉवरेन, कंचन यादव जी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ इफ एंड बट लगाया था, आपने सुना होगा कि अंटिल, मैंने क्यों लगाया था? तो अंटिल जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही तो वो रोकथाम करेगा। तो आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हैं। तो आपका जो लिखने का तरीका है, दोनों तरीका सही है, दोनों चीज सही है, आप जैसे लिखें वो आपके ऊपर है।
तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट डिसाइसिस है और स्टेट डिसाइसिस की पावर जो है वो कहाँ से मिली है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंटरप्रेट हो रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, तो दोनों चीजें सही हैं, किसी को भी आप गलत नहीं बता सकते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस में आप सभी चीजों को लिख सकते हैं, बस आपके लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बातों को अच्छे से समझा सके लोगों को और लोग अच्छे से समझ पाए। और इंग्लिश हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी इंग्लिश आप लिखें कि अगला समझ जाए। क्या पता वो टीचर जो हो वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हो और जूरिस्प्रूडेंस का टीचर बन गया हो और आप हाई फाई इंग्लिश लिख दें तो आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको आपकी लैंग्वेज के वर्ड समझ में नहीं आएंगे और आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और नंबर अच्छा पाए। नॉलेज होना और नंबर गेन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन सभी लोग अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको टेक्निक नहीं मालूम होता है कि कहां कहां से कैसे कैसे नंबर उठाना है। समझ में आप लोगों को? अली जी आप कुछ कहना है क्या? हमने अपने ऑन किया है कैमरा, बोलिए अली जी। चलिए कहना तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। चलिए तो पहले टॉपिक को बता देते हैं। मैंने लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन टॉपिक भी जरूरी है। काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम ले लूं ताकि पता चले कितने लोग आए थे क्लास में। विकास जी, आरती जी नाम रखे हैं, समाजवादी जी, साहिल जी, कंचन जी, सुष्मिता जी, प्रियांशी जी, सीवी भारद्वाज जी, मोहम्मद जी, अंशु जी, गौतम जी, सपना जी, कर्मा जी या कर्म जी, क्या लिखे, आकृति जी, आकाश जी, चंदन जी, अली शाह जी, सुरभि जी, करमवीर जी, रूप जी और अरुणिश जी। इतने सारे लोग आए हुए हैं सीखने। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग ग्रुप से आए हैं और सही है। सबका एक ही मकसद था कि हमें सीखना है और सीखने के लिए आए हैं, ये अच्छी बात है। ये एक फ्रिंज मेथड वगैरह ठीक है, मैं सब बता दूंगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करिए आप साहिल जी। आप आए हैं तो आपका यहाँ फायदा होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना टाइम देना है, ध्यान से सुनना है और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहना है और जो डाउट आए वो पूछते रहना है। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख जाता है बोलते बोलते लगातार। हाँ रजत पारिक जी भी अब जुड़ गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता था कि समय के साथ लोग घटते जाएंगे, समय के साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को शेयर स्क्रीन करता हूं, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? चलिए दिख रही होगी जहां तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। और सबसे पहले टॉपिक ही बता देता हूँ। सही बात आप लोगों ने कहा, क्योंकि पता रहेगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, तो और भी अच्छे से आप चीजों में घुल मिल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए, तो ये रहा जूरिस्प्रूडेंस का, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी लोगों को, जो है केस मटेरियल। तो केस मटेरियल से आप लोगों को टॉपिक में बता देता हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक में आप लोगों को धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा। फैमिली डॉक्टर तो अनुभव, चलिए अनुभव जी आ गए, काफी लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये तो एग्जाम्स में आता ही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। इंडियन लीगल सिस्टम कैसे काम करता है इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। उसका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, कैसे कैसे इंडियन लीगल सिस्टम बटा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है, एबीडाइसी के अनुसार, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, समझा दूंगा आप लोगों को। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और उसका जुरिसडिक्शन कैसे बटा हुआ है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का। लीगल सर्विस एंड लोक अदालत कैसे काम करता है, डाइसी का रूल ऑफ लॉ क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडिया में। उसके बाद जो भी लीगल स्टडी हम लोग करते हैं किस प्रकार से करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसका सोर्स ऑफ लॉ क्या क्या है, कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। उसके बाद लीगल प्रोफेशन जो भी है वो क्या क्या है, जो एडवोकेट्स एक्ट है
तो एडवोकेट एक्ट जो है वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा। एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन एक आते हैं और कुछ ज्यादा टफ नहीं है, तो एडवोकेट एक्ट आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। उसे एडवोकेट एक्ट कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है ये डायस जूरिस्प्रूडेंस ये सब। उसके बाद है हमारा, अब स्कूल पे आते हैं, ये सब स्कूल पे आते हैं। जॉन ऑस्टिन का क्या थॉट था, जूरिस्प्रूडेंस का प्रोविंस वगैरह है वो है। एच.एल.ए. हार्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या था। उसके बाद यूनियन प्राइमरी सेकेंडरी लॉ, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ क्या होता है वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम कैसे होता है वो मैं बता दूंगा। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है उसके बारे में मैं हेंस केल्सन को बताऊंगा। उसके बाद सेविग्नी का क्या थॉट था हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, और रोस्को पॉन्ड के थॉट को मैं बताऊंगा। उसके बाद जो भी जुडिशियल प्रोसेस जो होती है कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं थ्योरी ऑफ लॉ को वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। राइट और ड्यूटी, जहाँ जहाँ राइट होगा वहाँ वहाँ ड्यूटी होगी वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। डायस क्या था राइट और ड्यूटी का थॉट। उसके बाद जो भी जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट है राइट और ड्यूटी जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं, इसके कुछ डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम्स भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और इस प्रकार से हम लोग अपने जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो आराम से हम लोग 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में करके आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया? किसी को अब दिक्कत है बताइए। हेलो, आप लोगों को समझ में आ गया टॉपिक? अभी कैसे बताइए। हाँ भैया, जी भैया हो गया। चलिए संतोष भाई, लिखने का भी तरीका बताइए। जी हाँ, वो लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में भी पहले जान तो लीजिए कि करना क्या है। अब पहले लिखने का तरीका मैं बता दूं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है। पहले आपको नॉलेज हो जाएगा तभी तो आप लिख पाएंगे, उसको सेटल कर पाएंगे। मैं बोल दूंगी सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा फिर वो लिख लीजिएगा, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप टॉपिक जान जाइए, पॉइंट जान जाइए, उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आप लोगों को नहीं लगा होगा मेरे बताने के तरीका से, क्योंकि मैं शुरू से मुझे पढ़ने और पढ़ाने का इंटरेस्ट था और मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ों को पढ़ा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था, जो लोग अलग अलग ग्रुप से आए हैं उनको लग रहा था कि मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। बताइए। हेलो, सुनाई दे रहा आप लोगों को? चलिए अब मैं लिख के समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। शहीद आज पुरोहित, हमें पता था। हाँ भाई, आपको तो पता होगा ही। चलिए, कौन से सेमेस्टर से हो? मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए, तो अली भाई, आपका पूरा नाम साहिल अली है क्या? नहीं, इनका नाम अली शाह है, अली शाह। हाँ, तो ये मेरे ही सेक्शन में है। तो देखिए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब देखिए, जो हम लोग ऑस्टिन के बहुत सारी चीजों को जान गए थे, और आते हैं ऑस्टिन के चीजों को समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख, क्वेश्चन ऐसा आएगा। देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन द कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी पॉजिटिव लॉ के कंसेप्ट को आप बताइए अंडर एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल के एनालिटिकल स्कूल में क्या था पॉजिटिव लॉ, उसको बताइए। कमांड ऑफ सुपीरियर क्या होता है उसके बारे में बताइए। जो कि ऑब्लिगेशन है इंफीरियर के लिए उसके बारे में बताइए। लेकिन कमांड जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिना सैंक्शन के, उसके बारे में ये बताइए। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और बात बिल्कुल वाजिब सी भी है कि आपका अगर कमांड में सैंक्शन नहीं होगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे कि होता है ना सब जगह कि आपको ये काम करेंगे तो आपको सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा या फाइन देना पड़ेगा, सैंक्शन होता है, इसी वजह से लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, यानी ऑस्टिन के कमांड थ्योरी के अनुसार इसको बताइए। एंड इट्स रिलेवेंसी, इसकी रिलेवेंसी के बारे में बताइए कि मॉडर्न लीगल सिस्टम में इसकी रिलेवेंसी कैसी है। और उसके बाद डिस्कस करिए एच.एल.ए. हार्ट का जो भी इनका जो इनको जिन्होंने लताड़ा है, मतलब इनके बारे में जो भी है वो इन्होंने बुराई किया है उसके बारे में बताने का प्रयास करिए कि एच.एल.ए. हार्ट ने कैसे इनके खिलाफ बातें की हैं, इनके थ्योरी को सिरे से नकार दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म जो है,
दूसरा कलर से लिखूं क्या? ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, दूसरे कलर के पेन से लिखूंगा, चेंज करूं कलर? हेलो, चलिए मैं ब्लैक से कोशिश करूँ। तो लीगल पॉजिटिविज्म, तो लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट है जो स्टूडेंट्स में, यानी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो किया है लीगल पॉजिटिविज्म ने किया है। और इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग नॉर्मेटिव लॉ से और डिवाइन लॉ थ्योरी से। नॉर्मेटिव लॉ और डिवाइन लॉ थ्योरी ऑस्टिन वाले में आप लिख सकते हैं लीगल पॉजिटिविज्म, जो क्वेश्चन का आंसर लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट है जो स्टूडेंट्स का। और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मेटिव लॉ और डिवाइन लॉ से। तो बताएगा नॉर्मेटिव लॉ और डिवाइन लॉ क्या होता है? साहिल जी, विकास जी, अलीसा जी, आकाश सोनी जी, चंदन जी, जो मुझे भी स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। नॉर्मेटिव लॉ और डिवाइन लॉ के बारे में बताएगा? किसी को भी कुछ भी आइडिया हो? नॉर्मेटिव लॉ मींस जो मैन टू मैन। हाँ विकास जी बताइए। नॉर्मेटिव लॉ मतलब भैया कि जो लॉ होना चाहिए, व्हाट लॉ लॉ ऑट टू बी। और डिवाइन लॉ मतलब लॉ लॉ मेड बाय द गॉड। गॉड ने कैसे मेड लॉ बना दिया? जैसे भैया कोई किसी चीज की हमें पालन करनी है, या फिर ये चीज लॉ के एज ए कस्टम मान के चलो। गॉड के लॉ को हम लोग कैसे जानते हैं, समझते हैं? मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। जैसे लॉर्ड लॉर्ड जैसे कि किंग, यहाँ सॉवरेन में क्या होता है कि किंग किंग के ऊपर ये लॉर्ड गॉड होते हैं, वही लॉर्ड। और लॉर्ड जो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड जो होते हैं वही किंग को सुपरवाइज करते हैं, किंग उनका मानता है और किंग को हमें मानना होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, डिवाइन लॉ का मतलब ये होता है कि भगवान सपने में आए, रोज शाम सपने में आए, दहिया पी गए सर। हाँ, तो मतलब सपने में आते हैं राजा के और राजा को बताते हैं, और जो राजा जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको हम लोगों को फॉलो करना होगा। या डिवाइन लॉ का मतलब होता है जो स्क्रिप्चर वगैरह में जो भी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कुरान में और हमारे गीता में, बाइबल में, उस चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो डिवाइन लॉ दो प्रकार से हो सकता है। एक राजा का कमांड जो आ रहा है वो डिवाइन लॉ मान के लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि राजा जो है भगवान के दूसरे रूप है। राजा ने जो कह दिया या रानी ने कह दिया, उसी के बात को हम लोग मानेंगे और डिवाइन लॉ मान के फॉलो करेंगे। और डिवाइन लॉ जो है वो फोर्स करके लोगों को फॉलो करवाया जाता है। अगर वो डिवाइन लॉ ऐसे बोल दे और उसके खिलाफ सैंक्शन न लगाए तो क्या कोई फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए सैंक्शन लगाया जाता है डिवाइन लॉ को फॉलो कराने के लिए भी, राजा को ऑर्डर के लिए। और नॉर्मेटिव लॉ जो है वो व्हाट लॉ ऑट टू बी, लॉ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करता है। और नॉर्मेटिव लॉ जो है वो इंसान के द्वारा इंसान के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसको भी हम लोग नॉर्मेटिव लॉ कह सकते हैं। तो ये लीगल पॉजिटिविज्म का हो गया। और ब्रिटिश, उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ये डिवाइन लॉ थ्योरी को आप समझ गए होंगे। ब्रिटिश लीगल पॉजिटिविस्ट जो थे उन्होंने लॉ को जो है एक सोशल फैक्ट माना, और उसके बाद उनका मानना ये था जो भी सोशल फैक्ट है इसको हम लोग समाज में फॉलो कराएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना के। उसके बाद इसमें ये था, जो मूवमेंट चला था पॉजिटिविस्ट इसलिए चला ताकि हम लोग बेसिक फीचर को जान सके एनालिटिकल स्कूल के थॉट को, कि किस प्रकार से जो लॉ है वो। एक बार वापस बताना संतोष भाई, क्या वापस बताया? फिर से बताइए। आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? आवाज नहीं जा रही थी क्या आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस, आ रही सर। तो डिवाइन लॉ का मतलब ये था कि डिवाइन लॉ का मतलब नॉर्मली ये होता था कि जो राजा है वो राजा को भगवान और बताएंगे चीजें, जो बातें बोल रहा है वो भगवान बोल रहे हैं, और उनके बातों को फॉलो करना पड़ता था। तो एक प्रकार से ये भी डिवाइन लॉ था, लोग राजा के आदेश को भगवान का आदेश मानते थे और उसको फॉलो करते थे। इसी को हम लोग डिवाइन लॉ कहते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं। डिवाइन लॉ थ्योरी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं डिवाइन लॉ बता रहा हूँ। ये मत आप लोग समझ लीजिएगा कि मैं डिवाइन लॉ थ्योरी बता रहा हूँ। बैटरी खत्म, तो चार्ज में लगा लीजिए फोन को, विकास जी। हाँ, तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो बताइए। हेलो, मैं ऑस्टिन के थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी एग्जाम्स में आएगी ही आएगी। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर बनाए और ऑस्टिन को भूल जाए। ऑस्टिन उनका पहला प्यार है, इसीलिए वो लोग नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं ऑस्टिन पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 12-14 नंबर ऑस्टिन में आराम से सिक्योर करके
आप अपने आगे के क्वेश्चन के लिए एक सही माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो नॉर्मेटिव लॉ आ रहा है सर। बोलते भी नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। कोई पीछे से अगर बोलते रहेंगे ना, मैं पूछूं तो एक आध लोग बोल दिया करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी नेटवर्क सही है, क्योंकि नेटवर्क खराब हो जाता है ना। ऑस्टिन ड्यू का क्रश है, वाह वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके बाद हम आते हैं, आगे बात करते हैं डिवाइन लॉ। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो पॉजिटिविस्ट मूवमेंट 19वीं सेंचुरी में चलाए गए थे, उनका यही था कि हम लोग सारे एस्पेक्ट को अच्छे से जान सकें और इसको, इस स्कूल के थॉट प्रोसेस को फॉलो करा सके स्टेट के ऑर्डर से। और स्टेट उस समय में ये होता था जो सबसे बड़ी ऑथोरिटी होती थी और उसको लोगों को फॉलो करना पड़ता था। पॉजिटिव लॉ जो लॉ है वो बनाए गए हैं, लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में बोला है, इसीलिए लोगों को लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव लॉ क्या था। तो पॉजिटिव लॉ एक प्रकार का लॉ था। पॉजिटिव लॉ एक प्रकार का लॉ था। क्या था? पॉजिटिव लॉ एक प्रकार का लॉ था जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया था, ताकि कमांड किया जा सके लोगों को। और वो कमांड जो था वो कहां से इमिनेट होता था, कहां से स्टार्ट होता था? तो वो कमांड जो था वो स्टेट से इमिनेट होता था। कहां से? स्टेट से इमिनेट होता था। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविज्म को हम लोग इम्प्रेसिज्म भी कह सकते हैं। पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पॉजिटिविज्म इज ऑल्सो नोन एज, पॉजिटिविज्म को हम लोग इस नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? ऑल्सो नोन एज इम्प्रेसिज्म। पॉजिटिविज्म को इम्प्रेसिज्म भी हम लोग कह सकते हैं। और ये इसीलिए कहा जा सकता, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है क्या? हर्षित गोपाला जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? लोग लाइब्रेरी में कैसे बोले, टाइप करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, हर्षित गोपाला जी, आपका माइक ऑन है, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, आए और चले गए, कोई बात नहीं है। चलिए, तो पॉजिटिविज्म को हम लोग इम्प्रेसिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्रेसिज्म में जो होता है कि लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो लॉ लिखा गया है, लॉ का मतलब ये है कि लॉ क्या होना चाहिए। ये इम्प्रेसिज्म का जो है ये मतलब है, इम्प्रेसिज्म का मतलब है कि द लॉ इज नॉट व्हाट इट इज। लॉ ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है, द लॉ विच इज रिटन इज नॉट एक्चुअली लॉ, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वही एक लॉ नहीं है एक्चुअली लॉ। इसमें रेदर ये क्या है, व्हाट लॉ ऑट टू बी, इसके साथ साथ ये भी चलता है कि लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट लॉ ऑट टू बी। सिर्फ और सिर्फ उसके हम लोग चीजों को नहीं समझते हैं, उसके अंदर को समझते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 इसमें भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड, क्योंकि इसमें कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा हुआ था, आर्टिकल 21 में कहीं राइट टू प्राइवेसी लिखा हुआ था, लेकिन व्हाट ऑट टू बी से हम लोगों ने इसको निकाला। तो इसीलिए कहा गया है इम्प्रेसिज्म का मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ हम लोग वही नहीं समझेंगे, इसके अलावा भी जो हम लोग उससे एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी को समझेंगे। लॉ इज ऑट, शुड बी, हैपेंड कह सकते हैं। लॉ क्या होना चाहिए वो कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल जी। तो आप लोगों को ये इम्प्रेसिज्म क्लियर हुआ? या इम्प्रेसिज्म के बारे में कोई डाउट है? बताइए, इम्प्रेसिज्म क्या है, समझ में आ गया? इम्प्रेसिज्म का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉ लिखा हुआ है हमारे बुक में या ऑर्डर में, सिर्फ और सिर्फ वही लॉ नहीं है, उसके अलावा भी जो हम लोग इंटरप्रेट करके निकाल सकते हैं और जिससे उसका फायदा हो, वही लॉ है और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेसिज्म। इम्प्रेसिज्म क्लियर हो गया? तो पॉजिटिविज्म को हम लोग इम्प्रेसिज्म भी कह सकते हैं। Positivism is also called imprecision because in imprecision we can see what actually law is not the matter. The matter is how law ought to be and what law ought to be. That's why positivism is equal to imprecision. Positivism जो है वो imprecision के बराबर है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? यहाँ तक में कोई डाउट है आप लोगों को बताइए। हेलो, सब बोलिए, आप लोग कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इम्प्रेसिज्म नहीं आया होगा मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ये जो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो थोड़ा सा ये बोरिंग सब्जेक्ट में लगता है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो थोड़ा अलग प्रकार से आती हैं। जी नहीं लिख रहे हैं कोई जी। चलिए आगे आप मतलब कि आप लोगों को समझ में तो देखिए, अब हम देखते हैं पॉजिटिविज्म जो है सबसे मतलब सबसे पहले जो पॉजिटिविस्ट थे वो कौन थे आपको मालूम है? फर्स्ट पॉजिटिविस्ट जो थे वो थे अगस्टस कॉम्टे। अगस्टस कॉम्टे जो थे, अगस्टस कॉम्टे फर्स्ट पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव थ्योरी दिया था, सबसे पहले इन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में प्रचार प्रसार किया था, तभी तो सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिविस्ट में इनका नाम आता है, ठीक है। तो अगस्टस कॉम्टे, पता नहीं क्या नाम पढ़ेंगे आप लोग समझ सकते हैं, जो जैसे आपको पढ़ना है पढ़ लें। सच में भाई बहुत बोरिंग है। जी हाँ स्टूडेंट्स बहुत बोरिंग है, सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। तो ये आप पॉजिटिविज्म को आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो भी है इसके मेन फीचर जो लीगल पॉजिटिविज्म के हम लोग निकाल सकते हैं, मेन फीचर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। चलिए मैं इसको नीचे वाले पेज पे लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेन फीचर जो है हम लोग लीगल पॉजिटिविज्म से निकाल सकते हैं। मेन फीचर वी कैन डिराइव फ्रॉम लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म से क्या हम लोग निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं कि जो लॉ है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एजेंट है। ह्यूमन जो एजेंट है वो बना रहा है। एजेंट क्यों बोला? क्योंकि भगवान का जो ऑर्डर है उसको बता रहा है राजा, तो राजा क्या हो गया? राजा एजेंट हो गया या रानी एजेंट हो गई। तो लॉ इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एजेंट्स, यानी ह्यूमन एजेंट का जो है वो क्रिएशन है। और जो भी है कस्टम को लॉ नहीं माना है ना। लीगल पॉजिटिविस्ट ने कस्टम को लॉ नहीं माना है। क्या क्या किया है? कस्टम को लॉ नहीं माना है। इवन कस्टम इज नॉट लॉ, कस्टम जो है वो लॉ नहीं है इनके नजर में, ठीक है। उसके बाद जब तक इसको, तब तक, कब तक नहीं है? अनलेस, जब तक इट इज रिकॉग्नाइज, जब तक ये रिकॉग्नाइज ना कर लिया जाए और इसको इन्फोर्स ना करा दिया जाए, एंड इन्फोर्स्ड बाय ह्यूमन अथॉरिटी, जब तक ह्यूमन अथॉरिटी इसको इन्फोर्स न करा दे रूल एंड रेगुलेशन बना के, तब तक हम लोग इसको लॉ नहीं कह सकते हैं कस्टम को। ये पॉजिटिविज्म वाले लोगों का कहना है। अगले पे आते हैं कि जो लॉ है वो लॉ को बांटा जा सकता है। लॉ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी लॉ को बांटा जा सकता है, ठीक है। लॉ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, लॉ को बांटा जा सकता है फ्रॉम नोशन, इस नोशन के आधार पर, इस सोच के आधार पे, नोशन यानी सोच समझ सकते हैं यहाँ पे, नोशन ऑफ व्हाट द लॉ ऑट टू बी, यानी लॉ क्या होना चाहिए। व्हाट द लॉ ऑट टू बी, लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट द लॉ ऑट टू बी। मैं ऐसे लिख के बताऊं या बोल के बता दूं? लॉ लिखने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बताइए बोल के बता दूं या लिख के बता दूं? कैसे आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है, बोलिए। व्हाट द लॉ ऑट टू बी, लॉ इज ए सोशल फैक्ट, लॉ एक प्रकार का सोशल फैक्ट है। लॉ इज अ, क्या हाँ बोल रहे हैं साहिल जी, बताइए। लॉ एक सोशल फैक्ट है, लॉ सोशल फैक्ट है, और एंड इट इज, और ये पाया जा सकता है, जो भी रूल डिक्लेयर किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और ये प्रैक्टिस में चल रहा है और इसको इन्फोर्स कराया जाता है, यही सारी चीजों को लॉ बोलेंगे। क्या लिख के बताऊं या बोल के बताऊं, ये बताइए। एक लॉ है, इसको अलग अलग तरह से लोग फॉलो करा रहे हैं। कोई यहाँ पर जज आके करा दे रहा है, कोई लेजिस्लेचर लॉ बना के कर दे रहा है। यहाँ पर जो जज हो गए, यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया, फिर यहाँ पे जो है लॉ को फॉलो कराने के लिए, जो प्रैक्टिस कराने के लिए अलग अलग बनाया गया है। हमारे जगह पर एग्जीक्यूटिव है और इस तरह की सारी चीजें हैं। तो इस तरह से चीजें हैं जो उसको फॉलो कराती हैं और उसको बनाया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, और वो एक्चुअल प्रैक्टिस में चल रहा हो, प्रैक्टिस में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं इसी में हम लोग देख सकते हैं। कोई नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि जो लॉ है और मोरालिटी है, कि लॉ जो है वो मोरालिटी पर डिपेंड करे, यानी ये लॉ है और ये मोरालिटी है, इसको हम लोग लॉ मान लेते हैं और इसको मोरालिटी मान लेते हैं। तो जो लॉ है जरूरी नहीं है कि मोरालिटी के आधार पर ही बनाया जाए। उदाहरण के तौर पे पहले के समय में क्या मोरालिटी थी कि महिलाएं का अगर पति मर जाएगा तो महिला क्या करेंगी, जिंदा रह के, बहुत गलत था। इसी के चलते उनको मार दिया जाए, है ना।
तो ये गलत था, तो क्योंकि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, महिलाएं बहुत बेकार है, ऐसा सोच था लोगों का, ऐसा पहले की घटिया मोरलिटी थी। ये घटिया मोरलिटी को कंटिन्यू रखते हुए लॉ बनाते, कंटिन्यू करते तो गलत हो जाता। इसीलिए जो शुरू से पहले की मोरलिटी थी, जरूरी नहीं की सारी मोरलिटी जो है वो सही है। इसीलिए हम लोग जब लॉ बनाएंगे तो हम लोग मोरलिटी को ध्यान में रख के लॉ नहीं बनाएंगे, क्या लॉ होना चाहिए, किससे हम लोग लोगों को सुविधा दिला सकते हैं, उसके अनुसार बना सकते हैं। तो कैसे लॉ बनना चाहिए, इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लॉ शुड बी मेड, लॉ ऐसे बन सकता है अकॉर्डिंग टू अवर आर्टिकल 21 इन द केस ऑफ मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस में जो कहा गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार हम लोगों को बनाना चाहिए। इस तरह से आप चाहें तो पेपर में लिखकर आ सकते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं लॉ को। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि लीगल पॉजिटिविस्ट का ये जो थ्योरी है, इसको हम लोग इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लॉ जो होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। साहिल जी का सवाल आया है कि इम्प्रेसिज्म का सही मीनिंग लिखा हूं क्या मैं, इम्प्रेसिज्म का क्या मीनिंग लिखिए। इम्प्रेसिज्म का मीनिंग आप ये लिखिए कि द लॉ व्हिच इज रिटेन, जो लॉ लिखा हुआ है, एक्चुअली द फुल लॉ इज नॉट दैट, यानी वो पूरा लॉ वही नहीं है। व्हाट लॉ ऑट टू बी इज द रियल थिंग टू बी हैव, यानी रियल चीज वो होना चाहिए कि लॉ क्या होना चाहिए। यही इम्प्रेसिज्म का मतलब है। इम्प्रेसिज्म नहीं है, इम्प्रेसिज्म है, इम्प्रेसिज्म बी नहीं है, टी है, ठीक है, इम्प्रेसिज्म है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जर्मी बेंथम जो है वो पॉजिटिविज्म के फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न सेंस में। तो हम लोग पॉजिटिविज्म के फाउंडर गलत मैंने बता दिया था, पॉजिटिविज्म के फाउंडर जो है वो जर्मी बेंथम है, वो नहीं है, वो पहले है, लेकिन उसमें वो टर्म कॉइन नहीं हुआ होगा, इसके वजह से जर्मी बेंथम को पूरा क्रेडिट दे दिया गया है। तो जर्मी बेंथम जो है पॉजिटिविज्म के फाउंडर है और इन्होंने उसको फाउंड किया था। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग चीजें बताई कि कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे मेथड बनाया जा सकता है और जिससे समाज में बदलाव आ सके। और इसमें इन्होंने बताया था, बेंथम का जो कॉन्सेप्ट था इम्परेटिव लॉ का, क्या था उनका कॉन्सेप्ट था, इम्परेटिव लॉ के बारे में। बेंथम का कॉन्सेप्ट क्या था, बेंथम इनका कॉन्सेप्ट था इम्पेरेटिव लॉ, इम्पेरेटिव लॉ। तो इम्पेरेटिव लॉ के बारे में इनका था। इम्पेरेटिव लॉ क्या होता है, तो इम्पेरेटिव लॉ एक प्रकार का लॉ होता है जो इम्प्लाइड हो, जो लोगों को साइन के द्वारा समझ में आ जाए, लोगों को डिक्लेरेशन, कोई भी चीज अगर वो वायलेशन कर रहे हैं किसी भी चीजों को, उसको अगर वो वायलेशन करेंगे तो उसको सजा मिलेगी, वो चीज नहीं लिखा हुआ होगा फिर भी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी इंसान का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे गाय को देखते रहना, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर और जब मैं आऊंगा तो हमारा गाय जो है वो मुझे सही सलामत स्थिति में मिलनी चाहिए, तुम गाय को कुछ नहीं करना। तो वो इंसान अगर गाय को बेच देता है तो क्या वो गलत है, नहीं बेच सकता है। क्यों नहीं बेच सकता है, क्योंकि इम्पेरेटिव है, लॉ मना करता है। ये उसने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं किया था लेकिन उसने बेच दिया, क्योंकि लॉ जो है वो क्या कह रहा है कि इस चीज का अगर वो वायलेशन करेंगे, वो उसका लीगल राइट है कि आपको कोई भी चीज दिया तो आप लीगली बाउंड है कि आप उसकी जो है वो देख रेख करें, उसको ना बेचे। तो ये चीज तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, लेकिन ये वायलेशन ऑफ लॉ हो गया, भले ही ना लिखा हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट में, इसके लिए उसको सजा मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है इम्परेटिव है, इम्प्लायड है, जो चीजें सामने नहीं लिखी है। जैसे कोई साइन एंड सिंबल है, उदाहरण के तौर पे जो है कभी भी आप जाते होंगे स्ट्रीट लाइट पे तो वहां आप देखते हैं लिखा होता है बाएं मुड़े दाएं मुड़े, बस एक सिंबल होता है और उसी सिंबल को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस सिंबल को गलत फॉलो करते हैं तो आपको सजा मिलती है, आपके यहाँ पर चालान आता है और आपको फाइन देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं कि सिंबल वगैरह जो है और इम्परेटिव थॉट जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर सैंक्शन लगेगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है और मुश्किल होगा आपको बेल लेना या आप पर फाइन लग सकता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। सिर्फ मैं ही बोला जा रहा हूँ, मेरे और भी लोग बोलिए साथ साथ, अगर मैं बोलता हूँ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताइए। हेलो, क्लियर है आप लोगों का? हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट? तो
उसके बाद हम लोगों ने ऑस्टिन का थ्योरी को देख ही लिया था कि ऑस्टिन का थ्योरी क्या होता है, उन्होंने बताया है अपने बुक में, जिसको प्रोविडेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड कहते हैं 1832 में, जो उनकी वाइफ ने पब्लिश किया था और उनके मरने के बाद वो पब्लिश हुआ था, जैसा कि आपको मालूम होगा। द प्रोविडेंस ऑफ डिटरमिन्ड इनका बुक है, काफी फेमस बुक हुआ था। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी ऑस्टिन के लॉ, जो मैं पहले बता चुका हूँ, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और पॉजिटिव मोरालिटी, जिसको जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ अभी भी। तो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप से आए हैं, तो उधर ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, और कोई लोग ग्रुप में अगर आपको न दिखे तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो कॉल मत कीजिएगा, मेरा भी एग्जाम्स है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है व्हाट्सएप पे। तो अब आते हैं, हम लोग पॉजिटिव लॉ के बारे में जानते हैं। सब अब आप एलैबोरेट कर दीजिएगा, देखिए आंसर कैसे लिख रहे हैं, आप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, वो लिख दिया आपने। और तो पॉजिटिविज्म के बारे में क्या जानते हैं, उसका पॉजिटिविज्म जो है वो कैसे हमारे समाज में फैला हुआ है, और पॉजिटिविज्म में क्या क्या बातें बताई गई हैं, पॉजिटिविज्म में क्या क्या जो थॉट प्रोसेस थी वो आपको बताना है। उसके बाद पॉजिटिविज्म में ऑस्टिन के थ्योरी को लाना है, और ऑस्टिन के थ्योरी में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव लॉ में जो जो बताया था, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ सेट बाय ह्यूमन टू ह्यूमन, law set by God to his creatures and revealed in the scriptures, law set by sovereign and its official, common law made by judges on the authority of the sovereign, और law set by private person in pursuance of legal right। और इसको आप पॉजिटिव लॉ इसको कह सकते हैं, तो इसको आप पॉजिटिव लॉ टाइटल देके भी लिख सकते हैं, और उसमें आप ये सारी चीजों को एलोबरेट करके बता सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप पॉजिटिव मोरालिटी पे आएंगे। पॉजिटिव मोरालिटी के बारे में हेडिंग देके आप लिखेंगे कि लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या होता है, ये ओपिनियन के ऊपर डिपेंड होता है, और ये लॉ ऑफ साइंस भी इसको मान सकते हैं। इसको लॉ बाय एनालॉजी भी मान सकते हैं। लॉ बाय एनालॉजी क्या होगा कि जो भगवान के द्वारा अनरिवील्ड रह गया हो, मोरल लॉ, कस्टमरी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इस सब चीजों को आप इसमें डाल सकते हैं। उसका जो लॉ सेट किया गया है प्राइवेट पर्सन के द्वारा, वो भी आप डाल सकते हैं, जिसमें लीगल राइट की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बारे में आप एलोबरेट करके जितना ज्यादा लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव मोरालिटी का एक हेडिंग देके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप सब एक एक करके समझाइएगा कि क्या होता है। सबसे पहले आप टाइटल दीजिएगा पॉजिटिव लॉ। क्या टाइटल दीजिएगा? पॉजिटिव लॉ। और उसमें पॉजिटिव लॉ के बारे में आप एलोबरेट करिएगा, बताइएगा कि ऑस्टिन के अनुसार जो पॉजिटिव लॉ है वो एक पॉलिटिकल सॉवरेन है जो सैंक्शन लगाता है। अगर आप उसको डिसओबे करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो इनके अनुसार जो सॉवरेन है उस सॉवरेन को उन्होंने पॉलिटिकल सॉवरेन नाम दिया है। उसके बाद इनमें क्या क्या है पॉजिटिव लॉ में आप पॉइंट से लिख सकते हैं पॉलिटिकल सॉवरेन, पीएस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल सॉवरेन। उसके बाद आप लिख सकते हैं कमांड। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं सैंक्शन। तो सबसे पहले आप अब तीनों को सबसे पहले आप इसको समझाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव लॉ लिख लिया, पॉजिटिव लॉ ऑस्टिन के अनुसार क्या है वो लिख लिया। उसके बाद आप पॉइंट लिख दिया आपने, एक लिख दिया पॉलिटिकल सॉवरेन होता है इनके नजर में कमांड होता है, एक सैंक्शन होता है। फिर आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉलिटिकल सॉवरेन पीएस, और पीएस को समझाएंगे कि पॉलिटिकल सॉवरेन क्या होता है। तो ऑस्टिन के अनुसार जो, या सॉवरेन भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल सॉवरेन नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, सॉवरेन भी लिख दे, दोनों का बात ऑस्टिन का सेम ही था। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो सॉवरेन होता है वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, सुपर पावर होता है, और उसको हैबिचुअली लोगों को ऑबे करना है, यानी जो ऑर्डर दे रहा है उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी इस बात को हम मानेंगे और उस बात को नहीं मानेंगे, आपको उसके सभी की सभी बातों को मानना पड़ेगा। इसी को हैबिचुअली ऑबेड बोलते हैं। बाय द सब्जेक्ट्स, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी प्रजा है, उसके प्रजा को मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद जो भी है पॉलिटिकल इंफीरियर को मानना पड़ेगा। पॉलिटिकल इंफीरियर का मतलब होता है उससे नीचे वाले, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके नीचे वाले क्या है, हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, सिविल कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो वो प्रजा नहीं है लेकिन पॉलिटिकल इंफीरियर है। तो पॉलिटिकल इंफीरियर या सब्जेक्ट दोनों को मानना पड़ेगा, ये इनका कहने का मतलब था। और सॉवरेन जो है उसके 5 एसेंशियल एलिमेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है कि जो सॉवरेन होगा वो ह्यूमन सुपीरियर होगा, और उसमें कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, और उसकी एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, उसी की सत्ता होगी, उसी का सब चलेगा। कमांड ड्यूटी सैंक्शन, भाई इसी के अंदर एक्सप्लेन करना है, सैंक्शन है, हाँ इसी के अंदर कमांड ड्यूटी और सैंक्शन आप कर सकते हैं। ड्यूटी भी बता सकते हैं कि आपको कमांड दिया गया है,
तो अब वो आपकी ड्यूटी है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा अगर आप अच्छे से उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा था कि आप लोगों को सॉवरिन में मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो सॉवरिन है उसमें ह्यूमन सुपीरियर होगा और उसकी बातों को मानना पड़ेगा। तो कोई भी सिंगल पर्सन के द्वारा अगर कुछ दिया गया हो या कोई ग्रुप के द्वारा दिया गया हो तो एब्सोल्यूट मोनार्की होगी और ग्रुप ऑफ पर्सन को मानना पड़ेगा। और वो क्राउन के द्वारा दिया जा सकता है, लॉर्ड्स के द्वारा दिया जा सकता है, जैसे जो कोर्ट के जजेस थे उसको लॉर्ड्स भी कहा जाता था, इसीलिए माय लॉर्ड हम लोग बोलते हैं। या कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सॉवरेन है अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो भी है उसको ओबीडियंस करना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है सॉवरेन का जो पावर है उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं, उसकी पावर अनलिमिटेड है, जितना ज्यादा चाहे अनलिमिटेड, जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा वो अपने पावर को फैला सकता है, जो चाहे वो ऑर्डर दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में वहाँ का जो लेजिस्लेचर है लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है, सारा पावर उसके पास है, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा। तो क्यों? क्योंकि वो उसको सॉवरेनिटी है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और जो सॉवरेनिटी है वो इनडिवाइजिबल है, यानी उसको हम लोग हिस्सा नहीं कर सकते हैं। उसको ये नहीं कर सकते हैं कि उसने 5 ऑर्डर दिया है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है एक ऑर्डर को मानेंगे और 4 ऑर्डर को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनडिवाइजिबल नहीं है, मतलब जितने भी ऑर्डर दिया है सभी ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा। तो ये था हमारा सॉवरेन, और सॉवरेन के बारे में इतना अगर आप लिख देंगे तो एक पन्ना तो अपने आप इतना चला जाएगा। उसके बाद आते हैं कमांड में। तो कमांड के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार जो कमांड थ्योरी है वो इंफिनिटिव थ्योरी है, और ये जो है तो जनरल कोर्स ऑफ लाइफ में हम लोग समझ सकते हैं। इसमें सुपीरियर ऑर्डर देता है फिजिकली बाय फोर्स करके, और उसको हम लोगों को मजबूरी मानकर, कंपल्सन मानकर, क्या मानकर? मजबूरी यानी कंपल्सन मानकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम पर चलेगा डंडा और हमारा होगा, हमको होगा कार्रवाई, नहीं होगी जल्दी सुनवाई। तो इस तरह की चीजें हैं, जो भी है इसको हमको मानना पड़ेगा कमांड को। और कमांड जो है, कमांड क्या है? तो कमांड एक प्रकार का विश है, किसी का इच्छा है, जो सॉवरेन है उसका इच्छा है, उसका डिजायर है, वो कंसीव करना पड़ेगा, हम लोगों को उसको मानना पड़ेगा। और अगर हम लोग उसको नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और वो रेशनली बताया जाएगा, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। भाई इसमें वी कैन एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन कमांड में लिख सकते हैं कि हमको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको हम लोगों को ऑब्लिगेशन समझकर फॉलो करना पड़ेगा कमांड में। अगर कमांड को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ऑब्लाइज होकर फॉलो नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये एक इविल हो सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप कमांड को फॉलो नहीं करते हैं आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है, अगर आप उसके ऑब्लिगेशंस को नहीं मानते हैं तो। उसके बाद इसमें दिया है कि जो भी कमांड है वो जो है एक प्रकार का विश है, वर्ड है, किसी के द्वारा, सॉवरेन के द्वारा जो आपको बताया गया है। वर्ड के द्वारा भी बताया जा सकता है, साइन के द्वारा भी बताया जा सकता है, लिख के भी बताया जा सकता है। इस प्रकार से आप कमांड के बारे में लिख सकते हैं। और कमांड को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं ड्यूटी से। जो हमको कमांड दिया गया है उसको हमको अपनी ड्यूटी मानकर फॉलो करना पड़ेगा, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ड्यूटी के साथ साथ हमारे ऊपर सैंक्शन आएगा, चलेगा हम पर डंडा, लाठी और गोली, या हमको किसी भी तरह मजबूर किया जाएगा ताकि इसको फॉलो करें। तो जहां जहां हमको कमांड होगा वहां वहां हमारी ड्यूटी होगी कि उस ड्यूटी को हम फॉलो करें, और जहां जहां ड्यूटी होगी वहां वहां कमांड होगा। जो भी ड्यूटी दिया गया है ड्यूटी के साथ साथ कमांड, और कमांड के साथ साथ ड्यूटी चलेगा। वेयर देयर इज कमांड देयर इज ड्यूटी, वेयर देयर इज ड्यूटी देयर इज कमांड। तो इस सब तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ड्यूटी को तोड़ते हैं, उसको ब्रीच करते हैं तो हम पर सैंक्शन लगाया जाएगा। इसी के लिए इसको हम लोग CDS, कमांड ड्यूटी सैंक्शन थ्योरी भी कहते हैं। CDS क्या कहते हैं? CDS, कमांड ड्यूटी सैंक्शन थ्योरी भी बोला जाता है। और जो भी कमांड है वो लीगल ड्यूटी हम पर इंपोज करता है, किस पर? हम पर यानी पॉलिटिकल इंफीरियर पर या सब्जेक्ट पर इंपोज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सॉवरेन के द्वारा किया जाता है। और जो भी ड्यूटी हम लोगों को दिया जाएगा उस ड्यूटी को हमको मानना पड़ेगा, और वो ड्यूटी जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो सॉवरेन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, और उस क्रिएशन को, ड्यूटी को जो क्रिएट किया गया है हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब हम आते हैं सैंक्शन पे। तो जो सैंक्शन है, सॉवरेन के पास पावर है कि हमको वो पनिश कर सकता है, पिनलाइज कर सकता है। अगर हम उसके लॉ को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, हमारे ऊपर पनिशमेंट लगा सकता है, हमारे ऊपर लीगल सैंक्शन लगा सकता है।
हमारे ऊपर बहुत गहरे गहरे प्रभाव कर सकता है, दुष्प्रभाव कर सकता है अगर हम उसको डिसओबीडियंस करते हैं तो। उसके बाद इसमें हमारा मोटिवेशन जो है वो होना चाहिए कि हमको इसको किसी हाल में फॉलो करना है तो करना है, नहीं तो मरना है। हमको उसके कमांड से डरना है क्योंकि सैमसन का साथ है उसके साथ, और सैमसन को पकड़ के हमको जीवन में डर के आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह की जो थ्योरी थी जो ऑस्टिन के द्वारा बताई गई थी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑस्टिन की थ्योरी। ऑस्टिन की थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, बुराई करेंगे थोड़ा देर के बाद, लेकिन कुछ ऑस्टिन की थ्योरी को समझते हैं और कि वो मॉडर्न लीगल सिस्टम से कैसे ऑस्टिन की थ्योरी रिलेट करती है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑस्टिन थ्योरी इन मॉडर्न लीगल सिस्टम से कैसे ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो मॉडर्न लीगल सिस्टम से रिलेट करती है। तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट लिख देंगे, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे ऑस्टिन थ्योरी इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम में कैसे हम लोग ऑस्टिन के मॉडर्न थ्योरी को बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों तक? किसी को दिक्कत है तक? ऑस्टिन का थ्योरी आप लोगों को समझ में आया? लो कुछ बोल, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैं नाम लेकर बोल अपने कतई बोलेंगे क्या? अंशु जी आपको समझ आ रही है? हेलो अंशु जी आप तक आवाज आ रही है? क्या आवाज नहीं जा रही है क्या? नेटवर्क इशू आ गया क्या? सुष्मिता जी आप तक आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है आपको? हेलो, चैट में भी लिख के बता सकते हैं अगर लाइब्रेरी में हो तो, क्योंकि मुझे पता तो चलेगी लोगों को आवाज जा रही है नहीं जा रही है, या मैं खुद से ही बातें किया जा रहा हूँ। हाँ, अब आते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम में कैसे ऑस्टिन की थ्योरी को हम लोग समझ सकते हैं। तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो प्रूवन थ्योरी है मॉडर्न लीगल सिस्टम में। इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी लीगल सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटेन का लीगल सिस्टम था, वहां पर पॉलिटिकल सॉवरेन कोई नहीं था। देयर इज नो पॉलिटिकल सॉवरेन। ब्रिटिश में जो भी सॉवरेन है वो लॉ के द्वारा बनाया गया है, और इसमें जो भी है, जो भी सक्सेशन में आते हैं रानियां, वो सब लॉ के अनुसार आती हैं। वो लोग सॉवरेन नहीं है, लॉ की मर्जी चलती है। इसीलिए ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो सरासर गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल सॉवरेन जो है हो ही नहीं सकता है। ये मॉडर्न लीगल सिस्टम में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। उसके बाद अगला क्रिटिसिज्म है सेकेंड, कि लॉ जो है वो सॉवरेनिटी के बारे में बताता है कि सॉवरेनिटी जो एग्जिस्ट करती है, इसको बहुत मुश्किल है बता पाना कि जो सॉवरेनिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सॉवरेनिटी जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो लॉ में हम लोग कस्टम वगैरह को भी फॉलो करते हैं और इसको हम लोग मानते हैं कि ये सही है। और इनके अनुसार कस्टम क्या था, कस्टम को इन्होंने लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में रखा था, लेकिन हम लोग कस्टम को ही रूल एंड रेगुलेशन मानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कस्टम में लिखा हुआ है कि हमको 7 फेरे लेने हैं, तो कोई 7 फेरे सप्तपदी नहीं करता है तो उसकी शादी को नहीं माना जाता है। तो इसीलिए ये क्या करते थे, कस्टम को इन्होंने कहा था कि ओपिनियन के ऊपर आप चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने। लेकिन ये ऑस्टिन की थ्योरी गलत अभी के अनुसार साबित होती है, क्योंकि अभी कस्टम जो है वो लॉ का रूप ले लिया है और उसको आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो ये गलत होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉडर्न लीगल सिस्टम में ऑस्टिन की थ्योरी पिछड़ रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद जो ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो बताते थे कि यहाँ सॉवरेन होगा और ये होगा वो होगा, लेकिन ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो किसी को कमांड नहीं देता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उदाहरण के तौर पे बोल तो नहीं सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई इंसान नहीं है ना। उनकी कहने का मतलब था कोई इंसान होगा, वो सॉवरेन होगा, वो कमांड देगा, उसको फॉलो करना होगा, इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई इंसान नहीं है, कोई सॉवरेन नहीं है, ह्यूमन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक प्रकार से एग्जिस्ट करता है लाइफ में, और एक प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। तो इनकी थ्योरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर बिल्कुल लागू नहीं होती है और ये सरासर सिरे से इनकार की जाती है। आर्टिकल 13 आप देखेंगे तो उसमें ये लागू नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो उन्होंने लिखा था कि सॉवरेन होगा वो लॉ बनाएगा, उसकी लॉ को मानना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आर्टिकल 13 में कुछ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्टेटस के बारे में बात किया गया और बातें की गई है, तो ये इनसे कहीं नहीं मैच होती है जो इन्होंने सॉवरेन का थॉट किया था। तो इससे ये साबित होता है
कि जो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, और इनका कहने का मतलब है कि जो सॉल्विंग होगा जहां पॉजिटिव मार्क और निगेटिव मार्क होगा उसी को हम लोग लॉ मानेंगे। तो ना इसमें पॉजिटिव मार्क है ना निगेटिव मार्क है आर्टिकल 13 में, लेकिन इसको हम लोग लॉ मानते हैं। तो इसी वजह से हम लोग आर्टिकल 13 को लॉ का डेफिनेशन मानते हैं ना जी। तो इसीलिए हम लोग सॉवरिन के थ्योरी जो ऑस्टिन का है इसको सीधे से नकार सकते हैं और अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर से लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी है ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ मोनार्की पर अप्लाई होता है, जहां पर उनकी पॉलिसी बनती है और उनका जो पावर है वो बताता है। अभी के एरा में इसको हम लोग मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कमांड थ्योरी है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो इंसान को जरूरी नहीं है कि इंसान माने। अगर इंसान नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, राइट टू वोट, तो राइट टू वोट करना जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या अगर आप वोट नहीं देने जाते हैं तो क्या आपको जेल हो जाएगी? क्या आपके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या आपको कुछ परेशानी से गुजरना होगा? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू वोट। तो जो जो बातें लिखी गई है सॉवरेन के द्वारा वो बातें जरूरी नहीं फॉलो करना है। कुछ कुछ बातें जो है वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो फॉलो करें ना चाहे तो ना फॉलो करें, आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है या नहीं आप लोग ये बताइए? हेलो, क्लियर है? मॉडर्न लीगल सिस्टम से हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑस्टिन को, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है? तो आगे चलते हैं। जो सैंक्शन है सिर्फ और सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं हो सकता है किसी भी चीज को कराने का। अगर सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन से ही हो जाता तो आज सभी देश में मोनार्की चलती रहती। इसलिए सैंक्शन ही एक सोर्स नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लीगल सैंक्शन के भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इंडिया इतना बड़ा देश हो गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन में हो गया है, तो अगर सरकार सैंक्शन लगाना चाहे कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये हो जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या इतना बड़ा जेल है? सभी लोगों को जेल में डाल सकते हैं या सभी लोगों को फांसी दे सकते हैं? सभी लोगों को सब कुछ कर सकते हैं? सरकार में बहुत गिने चुने लोग बैठे हैं, तो इसकी वजह से नहीं किया जा सकता है। लीगल सैंक्शन से रोक नहीं लगाया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता है लॉ फॉलो करने के लिए। जो ऑस्टिन का मानना था सैंक्शन ही लोगों को लॉ फॉलो करा सकता है, ये सरासर गलत है, क्योंकि सैंक्शन की भी अपनी लीगल लिमिटेशंस होती है। इसके वजह से इसको मॉडर्न थ्योरी में क्रिटिसाइज किया गया है। उसके बाद जो ऑस्टिन है उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नहीं माना था सॉवरेन, और कहा था कि ये मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लॉ के अनुसार है, स्टेट मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी अगर है, सही झगड़ा हुआ था नाटो वाला, तो नाटो ने सपोर्ट नहीं किया, तो यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट नहीं किया उसको, यूक्रेन वगैरह को, क्योंकि करना चाहिए था। अगर वो दो देश एक दूसरे में लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ से एक उसके पार्ट है, तो वो लॉ का हिस्सा है, वो चाहते तो सपोर्ट कर सकते थे, साथ दे सकते थे, लड़ाई कर सकते थे। तो इंटरनेशनल लॉ भी एक प्रकार का लॉ है, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना था, तो इसकी वजह से ये गलत था ऑस्टिन के अनुसार। अब हम आते हैं हार्ट का क्रिटिसिज्म देखते हैं, जो कमांड थ्योरी का HLA हार्ट ने क्रिटिसाइज किया था जॉन ऑस्टिन का। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ये बताइए, क्या मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोगों को ऐसा तो नहीं है ना कि बस ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, बाउंस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो अब बताइए, आप लोग ऑस्टिन को अच्छे से लिख सकते हैं? अब ऑस्टिन में डर खत्म हो रहा है आप लोगों का? बताइए जी, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे में कैसे चलेगा काम? 8 लोग हैं, कोई तो बताइए, समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं हार्ट का जो क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं कि हार्ट ने कैसे क्रिटिसिज्म किया। बाद में जो लोग हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, भगवान से दुआ करिए कि ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गया। और साथ साथ कभी कभी इशू आ जाता है गूगल मीट में, थर्ड पार्टी ऐप से या एक्सटेंशन से रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो कभी कभी इशू आ जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था हार्ट का जो क्रिटिसिज्म है कमांड थ्योरी के बारे में, कि ऑस्टिन जो है वो फेल कर गए हैं, ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट बना के, हार्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कमांड थ्योरी। हार्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि ऑस्टिन जो है वो फेल कर गए हैं बताने में कि जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा जनरल मेंबर ऑफ सोसाइटी के, सॉवरेन के ऊपर नहीं लागू होगा और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर लागू होगा। ये गलत है। तो इंडियन रेगुलेशन बनता है तो सभी के लिए बनता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं मानता हूँ, गवर्नर प्रेसिडेंट वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो भी लॉ बनता है सभी के लिए बनता है। तो ऑस्टिन का कहने का मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट्स के लिए बनाया जा रहा है, लॉ उसी को मानना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंफीरियर को मानना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। जो लॉ है वो सभी के लिए बनाया जा सकता है। तो इनके कहने का मतलब था कि जो इन्होंने लॉ को बताया है
वो एक टाइप का लॉ हो सकता है। लॉ बहुत प्रकार से हो सकते हैं, तो एक टाइप के लॉ को उन्होंने डिफाइन कर दिया है, होल लॉ को ये डिफाइन नहीं कर पाए, द लॉ को ये डिफाइन नहीं किए हैं, ये ऑल लॉ को डिफाइन किए। ऑल लॉ का मतलब होता है कि एक वेराइटी के लॉ को डिफाइन किए कि हाँ एक प्रकार का लॉ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होल लॉ को ये डिफाइन नहीं कर पाए हैं जॉन ऑस्टिन। ये क्रिटिसिज्म में आप चाहे तो लिख सकते हैं जॉन ऑस्टिन के। और जो भी है कि ऑस्टिन ने जो है वो बताना भूल गए अपने जो इसका, अगर कोई भी ऑर्डर दे रहा है, ऑबिडियंस करने के लिए कर रहा है, कोई भी हैबिट दे रहा है या किसी को डरा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लॉ उसमें फॉलो हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देना या कोई भी ओबीडियंस से उस चीज को फॉलो कर ले या किसी का कोई हैबिट बन जाए या किसी को किसी चीज का डर हो, तो सिर्फ इसी चीज के लिए ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो करें जरूरी नहीं है। लॉ प्यार के चलते भी फॉलो कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि दो लोगों को प्यार है, वो शादी करना है लड़की लड़की का, तो लॉ फॉलो कर लेंगे। अगर लॉ आ जाता है कि आप शादी कर सकते हैं, तो लॉ प्यार के चलते भी तो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हैबिट के चलते, थ्रेट के चलते और ऑर्डर के चलते या किसी को ओबीडियंस करने के चलते तो नहीं कर रहे हैं ना, प्यार के चलते भी कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने बताया, किस किस पे बताया, ऑर्डर पे, ओबीडियंस पे, हैबिट पे और थ्रेट पे ही सिर्फ और सिर्फ लॉ लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसपे हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्रिटिसिज्म समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? साहिल भाई आपको आ रहा है और लोगों को आ रहा है? हाँ, सभी लोग लाइब्रेरी में है क्या? तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चैट में भी नहीं लिख रहे हैं, चैट में लिखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो उसके बाद जो भी है जो रूल है वो इनके अनुसार हार्ट ने डिसीजन किया है और बोला है कि जो भी रूल है वो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है किसी के ऊपर, और जिससे हम लोग जज करते हैं कौन क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ये गलत है, ये एक प्रकार से लोगों के मन में डर पैदा कर देगा। ऐसा लॉ अगर हम लोग बना दें कि हम आपको कुछ दे रहे हैं कि हाँ आपको ये काम करना है और उस काम को आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो हम आप पर एक्शन ले रहे हैं और आपको डरा रहे हैं, और ले नहीं देना भाई, उसमें रखा हुआ है, अभी नहीं लेना। हाँ, तो ये जो है एक प्रकार का इविल हो सकता है, लोगों के मन में डर आ जाएगा और इस डर की वजह से लोग अच्छे से लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए लॉ में आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। झट पे रखा हुआ है भाई, ले जाना। तो क्रिटिसिज्म समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्रिटिसिज्म समझ में। क्रिटिसिज्म में एच.एल. हार्ट ने क्रिटिसाइज किया है और बताया है कि जिस जिस तरह से चीजों को बताए हुए थे वो चीजें गलत थी। हाँ बोलिए, किसी कुछ बोलना है? हेलो, हाँ संतोष, आवाज आ रही है? हाँ सही है, बताइए। क्रिटिसिज्म समझ कट रही है आपकी। एक बार पढ़ा हुआ है लेकिन अभी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म जो है ना वो समझ में आ रहा है, हार्ट ने जो किया है क्रिटिसाइज। चलिए मैं इसको समरी में बताया लाइब्रेरी बैठ में इसे बोल नहीं आता इसलिए। हाँ, हो सकता है आपको आवाज ठीक से नहीं जा रही होगी, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं बताया, हार्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि ये जो बता रहे हैं ऑस्टिन साहब कि जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंफीरियर पर लागू होगा या सब्जेक्ट पर लागू होगा, जनरल मेंबर पर लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये गलत है। जो भी लॉ है सब पर लागू होना चाहिए, तभी वो असली लॉ है। तो ये जो लॉ का डेफिनेशन इन्होंने बताया है ऑस्टिन साहब ने, ये सरासर गलत बताया है, ये इनका कहना है एच.एल. हार्ट का। और फिर एक दूसरा बात पे आते हैं, जो लॉ है आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर से या किसी को ओबीडियंस दे दे कि आपको ये फॉलो करना है, या किसी को कोई हैबिट बनवा दे या किसी को कोई थ्रेट दे दे तभी लोग फॉलो करेगा रूल या लॉ, ये गलत है। रूल और लॉ तभी लोग फॉलो प्यार से भी कर सकता है। आप किसी को कुछ बोलेंगे आप ये कर लोगे तो ये मिलेगा तो भी कर सकता है। या उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अभी शादी का अगर अलाउ हो जाए, सेम सेक्स मैरिज, एलजीबीटी राइट उनको मिल जाए, तो प्यार के चलते भी तो लॉ फॉलो कर रहे हैं कि हमारा प्यार पूरा हो जाएगा इस लॉ को मानने से। तो प्यार के चलते भी लॉ अगर बना दिया जाए तो उस लॉ को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के कारण, ओबीडियंस के कारण, हैबिट के कारण और थ्रेट के ही कारण, ये कारण ही नहीं है जिसके कारण लोग फॉलो करेंगे। ये कारण ऑस्टिन ने बताया था। तो ऑस्टिन के इस बातों को इनकार करते हुए इन्होंने एच.एल. हार्ट ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि यही कारण नहीं हो सकते हैं, इसके अलावा 72 तरह के यानी बहुत प्रकार के भी कारण हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने हार्ट ने क्रिटिसाइज करते हुए बताया है कि जो भी रूल बनाया गया है वो रूल सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन जो क्रिएट कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन दे दिया जाए कि हाँ तुमको ये काम करना है,
और उसी काम पर हम लोग जज करें, ये काम तुमने सही किया गलत किया, तो इससे लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है और लोग अच्छे से उस काम को नहीं कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि लोगों के मन में भय आ जाएगा। इसीलिए हम लोग कोई रूल एंड रेगुलेशन बना के ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ तुम्हारे ऊपर ये काम दिया जा रहा है और इस काम को तुम करो, अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगी। तो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्रिटिसाइज चीजों को नहीं कर पाएंगे और लोग उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये कहा गया है। अब क्लियर हुआ? तो हार्ट ने एक्सप्लेन किया है कि अगर एक किसी को बी को ऑर्डर करता है कि एक काम करो, तुम उसको सामान दे दो, अगर तुम सामान नहीं दोगे तो मैं तुमको जान मार दूंगा। तो अगर इस सिचुएशन में ऑस्टिन की थ्योरी क्या है कि उसको दे देना चाहिए सामान, क्योंकि ऑर्डर आया है, क्या पता उसका सामान कितना महंगा हो, क्यों देगा वो अपना सामान? वो चाहेगा तो उससे रिक्वेस्ट भी कर सकता है, वहां से भाग भी सकता है या अपने जान बचाने के लिए उस पर अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो सॉर्टिंग का कमांड हो गया इस ऑस्टिन के अनुसार, क्योंकि सॉर्टिंग का कमांड क्या है? कोई ऐसा कमांड दे रहा है, अब उसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कोई गन दिखा रहा है और उसमें लोड है गोली, तो आप मर जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सॉवरिन अभी आपके सामने वही है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है जो उसको रोक सकता है या बचा सकता है, आप दो ही लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? उस इंसान को अपने सामान दे देना चाहिए। तो इसके इनकी कहने का मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस इंसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए, उस इंसान को इसके बातों को नहीं मानना चाहिए। सॉवरिन जो बोल रहे हैं उसी बातों को फॉलो करेंगे जो हैबिचुअली लोग करते आते हैं। क्या करते हैं? जान जाने की डर से दे देते हैं। हैबिचुअली जो चीज पहले से ऑबे किया जाता है इंसान के द्वारा, वो नहीं करना चाहिए, अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए और वहां से भाग भी सकते हैं या उसको धोखा भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या उसके हाथ में धूल भी झोंक सकते हैं, कुछ भी अलग कर सकते हैं। जो सॉवरिन का कमांड आ गया उस कमांड को फॉलो न करें, उसके अलावा भी काफी कुछ कर सकते हैं। आपके ऊपर ऑप्शन है, तो आप अपने ऑप्शन को ढूंढिए। ये इनके बताने का प्रयास है चले हाथ का कि ऑप्शन ढूंढिए, जो बता दिया गया है उसी को फॉलो नहीं करना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब साहिल जी आप बताइए। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो, समझ आ रहा है? तो बताइए क्या गोल की जिसको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो क्या होती है? ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो ऑब्लिगेशन के बारे में बताती है, ड्यूटी जो जनरल में है वो बताया जाता है, और उसमें सॉवरेन के हैबिचुअल एक्शन जो बताया जाता है कि हाँ ये आपका हैबिचुअल एक्शन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे हैबिचुअल एक्शन जो है वो फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बी को कहा जाता है कि वो अपना मनी दे, तो उसका ऑब्लिगेशन क्या है कि वो चुपचाप दे दे, लेकिन क्या वो ऑस्टिन के अनुसार उस ऑब्लिगेशन को फॉलो करे या उसमें कुछ अलग करने का प्रयास करे? तो उसको अलग करने का प्रयास करना चाहिए। जो ऑब्लिगेशन जो दिया गया है उस ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार माइंड है और उस माइंड को इस्तेमाल करके जो भी चीजें सही लगे गलत लगे उसके अनुसार उसको रिएक्ट करके अपना काम करना चाहिए। और इंसान का जो बिलीफ है तो उस बिलीफ को फॉलो करे, तो जरूरी नहीं कि हम लोग उस बिलीफ को ही फॉलो करेंगे। जो भी बिलीफ है, अगर उस बिलीफ से हमारा हार्म हो रहा है और वो हमारे लिए अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस खड़ा कर रहा है, हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो हम लोगों को उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम क्या मोटिव, तो हमारी जो मोटिव है वो मोटिव क्या होनी चाहिए कि हमको हैंड ओवर कर देना चाहिए? नहीं, हमको हैंड ओवर पैसा वगैरह नहीं करना चाहिए। उस इंसान को अवॉइड करना चाहिए उस कंडीशन को। कुछ भी करे, लात जूता मारे, पीठ उठा के मार दे या कुछ भी कर दे, गन चुरा दे, वहां से भाग जाना चाहिए। तो हार्ट ने आर्ग्यू किया है कि जो भी ये बातें बताए हैं कि सॉवरेन अगर आ जाए, सॉवरेन अगर धमकी दे तो सॉवरेन के सभी बातों को फॉलो न करें। सॉवरेन की बातें जरूरी नहीं कि सभी बातें सही होंगी और सभी बातें जो होंगी वो भगवान के द्वारा आदेश मान के उसको फॉलो कर ले। अपना कॉमन सेंस भी लगाए, उसके बाद फॉलो करे। ये एचएलए हार्ट का कहना था। और उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन आएगी, उस ऑब्लिगेशन को हम लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और जो भी चीजें हैं उसको स्टैंडर्ड तौर पे, जो भी तरीके हैं उसको स्टैंडर्ड तौर पे देखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उस चीज को करना चाहिए। अगर 90 इंसान कुआं में कूद रहा है तो हम भी कुआं में कूद जाए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग गलत हैं तो हम भी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइंड है और हम लोगों को माइंड लगा के सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ये एचएलए हार्ट का कहना था। उसके बाद मॉडर्न लीगल सिस्टम में जो ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, और हम लोगों को डर नहीं होना चाहिए कि क्या चीजें, हम लोगों को उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, रिट्रीब्यूट करना चाहिए, और हम लोगों के पास
सोचने की ताकत है, इसे सोचकर हम लोग रिट्रीब्यूट करें, उसके खिलाफ बात करें। रिट्रीब्यूट करने के साथ साथ जो भी रूल बताए गए हैं इंडिविजुअल के द्वारा उसको फॉलो करें, उसको क्लेम करें कि फॉलो है, गलत है, सही है, उसको क्रिटिसाइज करें ताकि सही चीजें आ सकें। जैसे फार्म बिल गलत आया था, क्रिटिसिज्म हुआ तभी तो वो सही हो पाया। इसी तरह से हम लोगों को क्रिटिसाइज करने का भी होना चाहिए। और जो भी ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है सोशल प्रेशर से इंसान के ऊपर, सोशल प्रेशर को ध्यान में न रखते हुए हम लोगों को जो सही है वो करना चाहिए, क्योंकि सोशल प्रेशर को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो काफी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोशल चीजें, बहुत चीजें सही भी हो सकती हैं, बहुत चीजें गलत भी हो सकती हैं। तो जो हमारा इनर कंसाइज कर रहा है उसी के अनुसार करना चाहिए। और अगर जो भी सैंक्शन लगाया जा रहा है, अगर कोई सॉवरेन और गवर्नमेंट नहीं है तो उस सैंक्शन को हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। और गवर्नमेंट के सैंक्शन को तभी मानना चाहिए जब वो देश हित में सही हो तो, और अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये इनके कहने का मतलब है। मॉडर्न लीगल सिस्टम में जो भी इंडिविजुअल है उसके पास पावर है, वो अपने पावर को इस्तेमाल करके अपने ऑब्लिगेशन को जान सकता है, अपने कॉमन सेंस से या पढ़ाई लिखाई करके अपनी लाइबिलिटीज को जान सकता है। उस लाइबिलिटीज को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी फॉर्मेशन है अपने माइंड का उसको फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी के साथ विल करते हैं, किसी के साथ मैरिज करते हैं, या कोई भी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, जैसे कि हुंडी वगैरह का चीज होता है जो बाद में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, तो ये सारी चीजें करते हैं लोग अपने कॉमन सेंस के अनुसार करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किससे हमको शादी करनी है, किसके नाम पर विल बनाना है। कोई हमसे जबरदस्ती तो नहीं बना सकता है ना, और विल भी एक प्रकार का लॉ हो जाता है क्योंकि लोगों को फॉलो करना पड़ता है। मैरिज भी एक प्रकार का लॉ हो गया। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, हिंदी वगैरह, वो भी एक प्रकार के लॉ हो जाते हैं जो भी होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, दूसरे को देख के कॉपी करते हैं, किसी के डर में, दबाव में, अभाव में नहीं। इसमें हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाकर फॉलो करते हैं। तो जो भी कहा गया है कमांड ऑस्टिन के द्वारा, वो जो है वो हायरार्की ऑफ मैन के बारे में बताता है। जो मैन की जो पावर थी, पैट्रियार्किकल सोसाइटी जो थी उसमें उसी की सत्ता थी, वो जो बोलता था वो आपको मानना पड़ता था। ये बिल्कुल गलत है लीगल सिस्टम के अनुसार, और हम लोगों को इसके अनुसार सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए कि सिटीजन को क्या ऑबे करना चाहिए क्या नहीं ऑबे करना चाहिए। उसको अपने एम्बिट में देखना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, और जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको हम लोग उसके रेंज को देखें कि उसका रेंज क्या है, उसका रेंज कहाँ तक है, तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। जितना फायदेमंद हो उतना फॉलो करें, जो फायदेमंद न हो उसको छोड़ दें। उसका हम लोग ओरिजिन देखें, ओरिजिन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करें ये सही है गलत है, और उसके बाद हम लोग फॉलो करें। और हार्ट में लास्ट में ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ डर के चलते ही हम लोगों को उस चीजों को नहीं मान लेना चाहिए, एमैल्गमेशन नहीं कर लेना चाहिए। कोर्सिव ऑर्डर को हम लोगों को सोच समझ के काम करना चाहिए। एचएलए हार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब बताइए कितने लोग एचएलए हार्ट में नहीं लिख सकते हैं एग्जाम्स में, बताइए। लास्ट लाइन जो था कि जो भी चीजें हैं वो एमैल्गमेशन, मैं लिख दे रहा हूँ वर्ड, एमैल्गमेशन के डर से हम लोगों को, वो हमारे लिए एमैल्गमेशन है, क्लियरली वो हमारे लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ एमैल्गमेशन है। इसके डर से जो भी कोर्सिव ऑर्डर है, यानी जो घटिया ऑर्डर है, जो हमारे ऊपर घटिया प्रभाव डाल सकते हैं, उसको हमको फॉलो नहीं कर लेना चाहिए, हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि ऑस्टिन आप लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, और आप लोग एग्जाम में आराम से 5-6 पेज लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, ऑस्टिन के आंसर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो मैं बता देता हूँ। आप लोग बताइए कि ऑस्टिन का थ्योरी आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म आपको समझ में आया या नहीं आया, मॉडर्न सोसाइटी में ऑस्टिन में क्या क्या कमी रह गई थी वो आपको समझ में आया या नहीं हुआ। हाँ, कोर्सिव ऑर्डर का मतलब वही होगा ना कि जो फियर पुट के, हाँ कि हाँ, कोर्सिव ऑर्डर का मतलब है जो डरा धमका के आपको मनाने के लिए किया जाए, कि आपको डर पैदा कर दिया जाए कि हाँ आपको अंदर डर है कि आपको ये फॉलो करना है, अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया आप लोगों को, ये बताइए ऑस्टिन किसका किसका क्लियर नहीं हुआ, सभी लोग जो है वो फायदे में है। क्या पता बाद में ऑडियो चला जाए, इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग लाइव में हैं तो काफी फायदेमंद है। किसी ने नोट्स बनाया है क्या तो शेयर कर देना एलसीट्यूट ग्रुप में। कौन सा एलसीट्यूट ग्रुप तो लॉक है अभी, तो नोट से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर क्लास किए होंगे समझे होंगे तो काफी आसान होगा, ठीक है। अब बताइए ऑप्शन आप लोग लिख लेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन 5-6 पन्ना कौन नहीं लिख सकता है ये बताइए। जो लोग शुरू से थे वो लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है। मोहम्मद नावेद जी, गौतम जी, सुष्मिता जी, साहिल जी, बताइए आप लोग लिख सकते हैं 5-6 पन्ना ऑप्शन पे। लो
चलिए मैं इसी को ग्रुप को मैसेज करूंगा उनको, अगर क्या नाम है उनका, आराम से लिख सकते हैं। तो आप लोग अंदर से एक डर खत्म हो गया ऑस्टिन का। तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से 8 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दूं, जितना टाइम लगेगा लगेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबका भला होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं पास हो जाऊं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप लोगों का भी भला हो जाए और जो लोग बाद में देखें उनका भी भला हो जाए। तो बाद वाले का गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि गूगल मीट में ऑडियो खराब हो जाता है, कभी कभी सुनाई नहीं देता है, उस तरफ से तो सुनाई देता है और इस तरफ का माइक का आवाज कभी कभी कट जाता है। ऐसा बहुत बार मैंने परेशानी झेला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऑस्टिन क्लियर है। अब अगले टॉपिक पर चले, तो हम चलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। चलिए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में सबका क्लियर है। किसी को ऑस्टिन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, एक एक करके पूछ रहा हूँ। साहिल जी, सुष्मिता जी, मोहम्मद नावेद जी, गौतम जी, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जॉन ऑस्टिन में। बताइए कोई डाउट आप लोगों को जॉन ऑस्टिन में? जॉन ऑस्टिन इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए और आपने अगर जॉन ऑस्टिन का नोट्स बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो मैं आपको जॉन ऑस्टिन का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और नहीं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहां भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगर ग्रुप का लॉक नहीं खुलता है तो। अगर ग्रुप का लॉक खुला हुआ है तो अच्छी बात है, अगर मान लेते कोई बंद कर दे अचानक तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग भेज दीजिएगा। ग्रुप बना लो आप अलग से एंड सेंड कर देना नोट्स एंड मीट लिंक, जिसको जैसे सही लगे। सही है, तो आप लोग एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो, मैंने मैसेज कर दिया है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं सब लोग अपना अपना नाम लिख के मैं ग्रुप बना दूंगा और वहां आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग बाद में भी देखेंगे वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो यहाँ तक में आप लोगों को जॉन ऑस्टिन क्लियर है। तो आप लोग क्या कहते हैं, 5 मिनट का ब्रेक दिया जाए या कंटिन्यू किया जाए? बताइए। अगर आप लोग थके नहीं है तो मैं नहीं थका हूँ, मैं तो 12 बजे रात तक भी पढ़ा सकता हूँ। बोल रहा हूँ एक बात, ऐसा नहीं 12 बजे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है और मेरा ये मानना है कि पढ़ाने से बहुत ज्यादा क्लियर होता है डाउट्स, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना भी लगे, मेरा मानना है कि खत्म होना चाहिए और जूरिस्प्रूडेंस का डर खत्म होना चाहिए, है ना। 10 से 15 क्या ब्रेक लिया जाए? सभी लोग फिर से जुड़ जाएंगे। 10 मिनट का ब्रेक लिया, सभी लोग लिखिए चैट बॉक्स में 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए। 2 घंटे का सेशन हो चुका है, 10 मिनट का ब्रेक यस में, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टाइम हो रहा है 5:20, 5:30 में मिलते हैं। आप लोग सेम लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, जो लिंक आपको प्रोवाइड हुआ है उसी लिंक से सभी लोग 10 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाइएगा और फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। सेम लिंक से सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा और अब हम लोग आगे करेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इसके बाद करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक है, आप लोग पानी वानी पी लीजिए, खाना वाना खाना है तो खा लीजिए। 5:30 से हम लोग दोबारा इसी लिंक से शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फिर इसी लिंक से शुरू करेंगे और तब तक मैं अपलोड कर देता हूं जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है।